अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू में देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस शो में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी न हो, इसका खास ख्याल रखिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात कीजिए, अपना तजिया दीजिए, मगर किसी कॉलर का इंतजार ना कीजिए। तो आपने देखा पाकिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है। इमरान खान को तोशा खाना के अंदर अब किस चीज में, किस केस में इनको गिरफ्तार किया जाएगा, अभी तक सोचे ना। क्या कहते हैं, लोग परेशान हैं कि किस तरह इनको गिरफ्तार किया जाए, किस तरह इनको सजा दी जाए। सेम वही टॉपिक चल रहा है। और ये जो हुकूमत है, चंद दिन रह गए इस हुकूमत के जाने में, तो क्या हुकूमत असेंबलियां तहलील करेगी या नहीं करेगी, इस पर हम बात करेंगे। और इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, सेम वही टॉपिक है जो रोजाना की बात हम करते हैं, जो रोजमर्रा की गुफ्तगू होती है पॉलिटिक्स में। यही चल रहा है कि आखिर क्या वजह है कि असेंबलियां तहरीर करने के बाद निगरान सेटअप क्यों नहीं सेट हो पा रहा। क्या इमरान खान से इनको डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, जिसकी वजह से निगरान सेटअप अभी तक नहीं कर पाए। ये हसन निसार का कहना है कि इमरान खान से डर गए हैं ये लोग, पीटीआई इमरान खान से डर गए, जिसकी वजह से इनका निगरान सेटअप सेट नहीं हो रहा। आप लोग अपनी जबान में, अपनी अल्फाजों में बताइएगा कि क्या निसार हसन सही बात कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उनकी बात में कोई दम है या नहीं दम है, नहीं दम है। और नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं आएंगे, इस पे भी हम बात करेंगे। कि लोग कह रहे हैं कि नवाज शरीफ जब वापस आएंगे जब इमरान खान को जेल में डाल दिया जाएगा, उससे पहले नवाज शरीफ तशरीफ नहीं लेकर आएंगे। इन सब चीजों पे गुफ्तगू होगी और महंगाई पे भी जरूर बात करेंगे कि महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। कौन होगा जो इस महंगाई से गरीब आवाम को छुटकारा दिलाएगा। हमारे साथ दानिश मौजूद है, इनको वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दानिश, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समीना। सबसे पहले तो वाकई आज के दौर में महंगाई पे ही बात करनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ों को पसे पुष्ट रख के। पीडीएम ने एक गवर्नमेंट बनाई जो कि तकरीबन 14-15 महीने चली। अब जाते जाते उन्होंने पेट्रोल की प्राइसेस में अचानक से 20 रुपए का हाइक दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना जो है वो अजीरन हो गया है। जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसके साथ साथ सारी पूरी चीजें बढ़ती हैं, चीज़ों पर फर्क पड़ता है। आपकी ट्रांसपोर्टेशन की प्राइसेस बढ़ती हैं, आपकी जो रोजमर्रा की जरूरियात की अशिया होती हैं उनकी कीमतें बढ़ना शुरू कर देती हैं। एक पेट्रोल की प्राइसेस की हाइक की वजह से तकरीबन तमाम कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और फिर शहबाज शरीफ जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो जब कहते हैं कि जी मेरे हाथ कांप रहे थे उस समरी पे साइन करते हुए, और ये और वो, जब आपके हाथ कांप रहे थे तो फिर आपको साइन ही नहीं करना चाहिए था। कम से कम अब आपकी गवर्नमेंट में जाने में 4 दिन रह गए, 4 दिन रह गए, मगर बिल पे बिल आपकी पास किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट जाते हुए बिल पे बिल आप पास कर रहे हैं, उस पर आपके हाथ नहीं कांप रहे। पेट्रोल की प्राइसेस आप हाइक करने लगते हैं, उस पर आपके हाथ कांप जाते हैं, लेकिन आपने फिर भी साइन तो कर दिए और पेट्रोल की प्राइसेस आपने हाइक कर दी, जिसकी वजह से अब आम आदमी की जिंदगी जो है उसकी मुश्किलात में जो है वो इजाफा होता चला जाएगा। और वो जब से आपकी गवर्नमेंट आई है, या पिछले ये जितने भी 5 साल दौर था, इस 5 साल दौर में आम आदमी की जिंदगी जो है वो उसकी मुश्किलात में इजाफे पे इजाफे पे इजाफा होता जा रहा है। कुछ ऐसे क्वालिटेटिव मेजर्स लेने की जरूरत है, कुछ ऐसे क्वालिटेटिव मेजर्स लेने की जरूरत है जिनकी वजह से एक आम आदमी की जिंदगी का जो गुजर बसर है उसमें आसानी पैदा करने की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं हो सकता कि आए दिन जो है वो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, बाकी फ्यूल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, आपकी फूड की प्राइसेस बढ़ती जाएंगी, इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी और उससे आम आदमी जो है वो बआसानी जिंदा रह सके। तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में मिसाके मईशत पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाए। एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाया जाए जिसे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और तमाम स्टेक होल्डर्स, समीना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज का एक मुल्क में किरदार नहीं होता, बल्कि जो एक मुल्क में जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिसमें एस्टेब्लिशमेंट होती है, जुडिशरी होती है और बाकी तमाम ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट होती हैं, उन सबका इन्वॉल्व होना है। तमाम ब्रांचेस ऑफ द स्टेट बोल दें, सबका इन्वॉल्व होना जरूरी है। अगर सब मिलकर एक फैसला करते हैं कि मुल्क के हालात जैसे मर्जी हों, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी पे किसी किस्म का भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा, टैक्स कलेक्शन पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बड़ा ताजिर हो या छोटा ताजिर हो, तनख्वाहदार तबका हो या कारोबारी तबका हो, किसी को किसी किस्म का टैक्स रिलीफ नहीं दिया जाएगा। हर बंदे से टैक्स कलेक्शन होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान की मईशत जो है वो संभल सकती है और पाकिस्तान जो है वो तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। अब आप अंदाजा लगाएं, जाने में 4 दिन रह गए, मगर तेजी से बिल कैसे पास किए जा रहे हैं, दबादब बिल पास कराए जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बिल पास कराए जा रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये लोग अपना काम बस जल्दी जल्दी कराने पे लगे हुए। इनको पता है कि निगरान सेटअप भी नहीं कर पा रहे हैं। रोजाना डेली के मुताबिक मीडिया पे यही बात हो रही होती है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन बनेगा, निगरान वज़ीर आज़म क्या आएगा। निगरान वज़ीर आज़म तो का काम सिर्फ ये होता है कि आप इलेक्शन की तैयारी करवाएं। अब निगरान वज़ीर आज़म जब आ भी जाएगा
तो वो क्या मुल्क की महंगाई को देखेगा, जो मुल्क में इतना तूफान बरपा हुआ है, मुल्क की मैशियत को देखा गया तो तबाह बर्बाद हो रही है, तो निगरान वज़ीर आज़म करेगा क्या? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। देखिए समीना, पिछले 6-8 महीने में जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो मुतनफर हो रहे हैं नून लीग से, और उन्होंने मरियम नवाज को अपना लीडर मानने से इनकार कर दिया, और उसके बाद उन्होंने पार्टी की पॉलिसी से काफी हद तक इख्तलाफ किया, और मिफ्ता इस्माइल के साथ उन्होंने एक नया ग्रुप बनाया, और उन्होंने एक चीज बड़ी साफ साफ कह दी है कि अगर मुझे मुल्क किसी बेहतरी की जानिब जाते हुए लगेगा तो फिर भी मैं सियासत में हिस्सा लूंगा, नहीं तो मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। इसका मतलब ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं एक थॉटफुल पर्सन बनकर सामने आए हैं, उसके बाद जो उनके मियां साहब के साथ इख्तलाफात हुए, और फिर जो अब वो जरा स्ट्रेट बात कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं, और बीच में यानी कि आपको लग रहा है कि वो हाँ ऐसे ही है, लग रहा है ऐसे ही है, ऑनर्स तरीके से सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने पिछले 8-6 महीने में खुद को वो सामने लेकर आए हैं, और हुकूमत की जितनी पॉलिसियां उससे इख्तलाफात की हैं, वजारत लेने से उन्होंने इनकार किया, उन्होंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करूंगा, तो हो सकता है इसमें काफी चांसेस है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं वो पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम हों। ये नाम तो उनका दिया गया है, शाहिद खान अब्बासी का नाम दिया गया है, और कहते हैं उनका दिया गया 2-3 नाम दिए गए हैं, जिसमें जी नहीं 4 नाम दिए गए। अच्छा, 4 नाम दिए गए जिसमें शाहिद खान अब्बासी का भी नाम है। तो शाहिद खान अब्बासी का आपको क्या लगता है कि ये ड्रामा तो नहीं कर रहा है आने के लिए निगरां सेटअप के अंदर? देखिए शाहिद खान अब्बासी हो सकता है आप हो जो सकता कह रहे हैं हाँ, कि डेफिनेटली, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एफिलिएशन है एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। आप सोचेंगे इतना ज्यादा सिंसियर थे वो तो नवाज शरीफ के साथ, तो वो इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? देखिए वो उनकी सिंसियरिटी जो है ना वो सिर्फ नवाज शरीफ की तरफ है। हो सकता है ये भी है कि जैसे 31 अगस्त को कहा जा रहा है कि मियां साहब की वापसी होगी, तो उस वक्त अगर शाहिद खान अब्बासी साहब जो है वो केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर होंगे तो वो उनके इंटरेस्ट की टेक केयर आपको लग रहा है नवाज शरीफ वापस आएंगे? हो सकता है अगर एक हवा चलना शुरू हो जाती है तो उसका मतलब यही होता है। कहा जा रहा है कि जब तक नहीं जाएंगे नवाज शरीफ, जब तक इमरान खान को जेल में नहीं भेजा जाएगा। इमरान खान को भी कहा जा रहा है। देखिए मेरी ये समझ आई दानिश, मेरा आपसे ये सवाल है कि सुनने में आ रहा था कि इमरान खान को जो है ना 5 साल के लिए जो है ना नाअहल कर दिया जाएगा और 3 साल के लिए जेल में भेजा जाएगा। ये अंदर की खबरें आखिर ये वायरल कैसे हो जाती है, बाहर कैसे आ जाती हैं? देखिए जो ये कौन लेकर आते हैं कि बाहर लेकर आते हैं ये वाली खबरें, जो अंदर खबरें बन रही होती हैं और बाहर एकदम आ जाती हैं। जिस तरह सुनने में आया था कि जी इमरान खान के साथ जो है ना उनकी बेगम के से इख्तलाफात होना शुरू हो गए, तो उन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए, जो उन्होंने कहा कि मैं नैब के पास जाके खुद पेश हो जाऊंगी और वादा माफ गवाह बन जाऊंगी। तो इमरान खान की लड़ाई होगी, ये बड़ी वायरल हुई, ये चीजें सामने आई। मेरा आपसे सवाल है कि चीजें बहुत ज्यादा सामने आई, सुनने वाले और देखने वाले भी अगर कोई जवाब देना चाहते दे। तो मेरा ये सवाल है कि उनकी ये बात सामने आई कि जी उनके घर में लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने अपनी हमशीरा को बुला लिया, अपनी बहन को बुला लिया। तो उनकी बहन ने कहा कि जब खाने का वक्त था, जब खा रही थी तब क्यों नहीं बात बोला, और इमरान खान ने उनको एक कमरे में रूम में बंद कर दिया कि वो इसके से बाहर नहीं निकल सकती। तो ये अंदर की खबर, जबकि सोचिए एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका, एक पॉपुलर लीडर रह चुका पाकिस्तान का, वहां पे क्या एरो गैरे ऐसे कैमरा लेके यूं पहुंच जाएंगे लोग, और ऐसे जब ये काम करेंगे या बातें होंगी तो ये किस तरह वायरल होंगी? जब अंदर कोई जा ही नहीं सकता, ना अंदर कोई आ रहा ना जा रहा, उनके खास ही लोग जाएंगे ना, तो ये वीडियो बना के कौन वायरल करता है? तो इसमें कितनी सच्चाई है इसमें हम बात करेंगे। हमेशा आके वीडियो बन के आ जाती है जी ये वीडियो बन गई और ये वीडियो वायरल हो गई। तो आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया और यूट्यूब वाले अपना व्यूअर्स बढ़ाने के लिए, अपने पैसे कमाने के चक्कर में इस तरह की झूठी फेक खबरें उड़ाते हैं? आपको इन फेक खबरों से बचना चाहिए या नहीं, या इन पे आप यकीन करके बैठ जाएं कि ये खबर बिल्कुल 100% सही है, जबकि आपके पास प्रूफ ही नहीं है? आपको सोचिएगा एक आम आदमी जो एक मामूली पोस्ट भी रखता है, अगर उसके पास बहुत पैसा है, वो भी अपने गार्ड रखता है, गार्ड की इजाजत के बगैर बैल बजाए कोई आता है बाहर से तो गार्ड उसको अंदर जाने देता। तो एक वजीर आजम जो रह चुके वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर, साबका वजीर आजम, तो उनके घर जाके ये वीडियो बन गई, और वो उनकी फैमिली जो भी झगड़ा मार कुटाई जो भी हो रहा था, जो भी बातें हो रही थी, वो आके वायरल कर दी गई। उसमें कितनी सच्चाई थी? आज मेरा ये सवाल है, ये झूठी खबरों को, ये फेक खबरों को जब तक हम फैलाना बंद नहीं करेंगे, जब तक हम इन पे बातें ऐसे ही करते रहेंगे मीडिया में बैठ के, तो ये फेक खबरें कभी भी खत्म नहीं होंगी। बल्कि कहेंगे, ये लोग सोचेंगे कि जी देखो हमारी फेक खबरें कैसी उरूज पे जाती हैं, कैसे मीडिया में बैठ के लोग इस पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि आप बताएं इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में फर्क होता है। नॉलेज एक अलग चीज है, इन्फॉर्मेशन भी आगे मिस इन्फॉर्मेशन होती है। अब वैसे तो किसी के घर का मामला है, तो चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म हो या कोई भी हो, तो घर के मामलात में तो वैसे ही दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। नहीं, घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, मगर ये लोगों के मुंह पे आ गई कि भाई इनकी वाइफ के अंदर इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे थे, इन्होंने अपनी हमशीरा को, अपनी बहन को बुला लिया, ये कर लिया, ये इतने अंदर की बातें थी, कैसे बाहर आ गई? मेरा तो जाती ख्याल यही है कि ये जो है वो व्यूअरशिप बनाने के चक्कर
में यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स जो हैं वो झूठी खबरें ऐसी समझ झूठी लें, खबरें झूठा फैलाते हैं, टॉपिक लाते हैं, जिसकी वजह झूठी से वो चीजें चाहते लाते हैं और हैं वायरल कि करते हैं, उनका जो है वो जिसमें viewership आप बढ़े। खुद Yes. सोचेंगे आम आदमी जो अच्छा वहां पे वेल सेट है, एक आद आदमी जिसने गार्ड शार्ड रखे हुए हैं, अपने दरवाजे में उनके गार्ड बैठे हुए हैं, उनके पास भी अगर आप जाएं तो गार्ड सबसे पहले जाके पूछता है अंदर जाके कि जी ये साहब आए हैं, इनकी कोई अजनबी आता है, उससे इजाजत लेता है मालकन से कि भाई आप बुला लें नहीं बुला लें। जब उनके लोग कहते हैं कि जी हाँ जी इजाजत है, अंदर आ सकते हैं, वो तब वो अंदर भेजता है। और आप देखेंगे इमरान खान के घर के अंदर कोई भी चला गया और जाके वीडियो बना ली, ये समीना, क्या बात ये है मजाक कि की बात है, ऐसे लोग मजाक बनाते हैं, आजकल ऐसे ऐसी जिसके पास चीजें वीडियो फोन है, वायरल करते हैं। आजकल जिस बंदे के पास फोन है उसके पास मीडिया है, तो वो फोन जो है एक ऐसी सोर्स ऑफ तो वो इंफॉर्मेशन है जब कि आपने जाएगा अंदर तो फोन की आपने किसी इंफॉर्मेशन भी निकालेगा जगह ना, ऑडियो अदरवाइज रिकॉर्ड कैसे कर ली निकालेगा या वीडियो इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड कर सवाल ली, ये तो होता इसका है। मतलब ये है कि आप उस इंफॉर्मेशन को बआसानी फैला सकते हैं। ठीक है, अब आप उसमें कुछ ऐड करें या सब्सट्रैक्ट अरे करें तो वीडियो जब बनाएगा तभी या तो फैलाएगा ना, या आप झूठी ऐसा खबर करें लाके कि अपनी तरफ से कि भाई ये बनी गाला में जो है ना इमरान खान की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, कितनी फेक खबर है, कितनी झूठी खबर है, आप अंदाजा अगर लगा तो लेंगे वीडियो उसमें बनी क्या हुई और किसी सच्चाई। ने फैलाई है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी। खैर, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि जो दूसरा नाम है केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो है मोहतरम अब्दुल हफीज शेख का, क्योंकि वो ऑलरेडी एक टेक्नोक्रेट रह चुके हैं और पाकिस्तान के मुशीर खजाना और वजीर खजाना भी रह चुके हैं, वो भी दो अदवार में, जरदारी साहब के दौर में भी, पीटीआई के दौर में भी, और कुछ पता चला था कि नून लीग के दौर में भी उन्होंने काफी हेल्प आउट किया उनको उनके फाइनेंसेस के पाकिस्तान के फाइनेंसेस के सिलसिले में। तो अब्दुल हफीज शेख साहब जो हैं, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी जो है फाइनेंस मिनिस्टर का तजर्बा है, तो एक ऐसे टेक्नोक्रेट को वो सामने लेकर आना चाह रहे हैं निगरान वजीर आजम के लिए, जो पाकिस्तान के मुआशी मामलात में बासानी फैसले कर सके और उन्हें उस फैसले करने में कोई हेजिटेशन ना हो, और उनको इस बात का बहुत अच्छे से पता हो कि जो फैसला वो करने जा रहे हैं उसका पाकिस्तान की मईशत पर और आने वाले सालों पर, आने वाली गवर्नमेंट्स पर उस फैसले का क्या असर होगा, और उनकी जितनी भी वो जितने भी अहकामात जारी करेंगे उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसीलिए जो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और सेनेट ने कंबाइंड सेशन में काफी सारे बिल्स जो थे उनकी मंजूरी दी, जिसमें यह भी था कि जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट होगी उसके इख्तियारात में इजाफा किया जा रहा है। इजाफा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि आपने कल रात को भी खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान में नई मरदमशुमारी हो रही है। नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो आने वाले इलेक्शन है वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। अगर नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शंस होते हैं तो उसका मतलब ये है कि इलेक्शंस में 6 से 9 महीने तक की ताखीर हो सकती है। तो 6 से 9 महीने तक की ताखीर, वो 3 महीने ये 9 अगस्त के बाद, तो ऑलमोस्ट 1 साल की इलेक्शन में ताखीर हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी गवर्नमेंट जा रही है या एस्टेब्लिशमेंट या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उन सारे सर जोड़कर बैठेंगे और किसी केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम देंगे, तो वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोहसिन नकवी की तरह, जैसे वो एक्सीडेंटल पंजाब के वजीर आला बन गए बगैर किसी तजर्बे के, वैसा इंसान नहीं होना चाहिए, बल्कि या तो कोई टेक्नोक्रेट होना चाहिए या तो कोई सियासतदान होना चाहिए, और वो हो भी इस कैटेगरी से कि जिसके ऊपर किसी को भी बेतमादी ना हो और वो सबके लिए काबिल कबूल हो। तो मेरा ख्याल है कि जो अब्दुल हफीज शेख साहब है वो केयर टेकिंग प्राइम मिनिस्टर के लिए, क्योंकि इलेक्शन में ताखीर की भी सब खबरें चल रही हैं, तो वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बन के सामने आएंगे। जी जैदी साहब क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं जैदी साहब की तरफ भी जाना चाहती हूँ इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेने के लिए। जी वालेकुम समीना। जी वालेकुम सलाम आपको और तमाम सुनने वालों और देखने वालों को मेरा सलाम। जी वालेकुम समीना, सलाम। अभी जो है जो केयर टेकर की भी बात आप कर रही हैं, अभी भी ये नाम जो है वो हवा के नाम है, जी कोई फाइनल नाम नहीं। सही कह रहे हैं, अभी भी फाइनल नाम नहीं है, बिल्कुल आपने ये सही कहा बात। स्टेट का नाम हो, ये उसी तरीके है जिस तरीके से मोहसिन बेग का नाम आया था, या जिस तरीके से रजा बाकर का नाम आया था और दूसरों के नाम आए थे। आखिर इतनी देर क्यों कर रहे हैं ये लोग? आप बताएं कि हसन निसार जो कह रहे हैं कि पीटीआई से डर गए हैं, इमरान खान से डर गए हैं, जिसकी वजह से ये निगरान सेटअप करने में देर लगा रहे हैं। हसन निसार अपने हिसाब से कहते रहते हैं, डरे हुए, तो उन्हें नजर आ रहा है कि वोट बैंक क्या है, और ये तो कोई नई पहल, यानी कि वोट बैंक से नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि अब तो इमरान खान का वोट बैंक नहीं है, जब चाहे तो वोट बैंक तो किसी का होता ही नहीं है सियासतदान का, वो तो 1 मिनट में खत्म हो जाता है, वो तो जो बड़ी कुव्वतें होती हैं वही वोट बैंक बनाती हैं, वोट बैंक बनाती हैं, तो फिर उनको क्या डरना। हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि वोट बैंक बनाती है,
वोट बैंक अवाम का तो वोट है ना, अवाम तो वोट, अवाम की ख्वाहिश और अवाम की साथ तो है ना इमरान खान के साथ। इससे तो कोई आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, ये इस हकीकत से आप उसको नहीं झुठला सकते कि जो उनका इस वक्त टेम्पो है, जो उनकी मकबूलियत है, वो अरूज पर है। उनके अब आज तक की सियासी तारीख में उनके लिए उनकी अरूज है ना इस वक्त जो है। लेकिन ये अरूज जो है ये पाकिस्तान में मुतअद्दिद मर्तबा जो है वो लोगों को मिला, लेकिन उसके बावजूद इख्तिदार उनको नहीं मिला। हम ये कहते हैं कि ये अरूज जो है ये कन्वर्ट जब तक बैलेट बॉक्स में नहीं होता, जब तक उसका रिजल्ट नहीं निकलता, और अगर होगा भी तो रिजल्ट जो है वो बैलेट बॉक्स के साथ साथ आगे पीछे हो जाते हैं, इसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन आज ये है कि तमाम सियासी जमातों ने मिलके शहबाज शरीफ को टोटली वो दे दिया कि जी जिसको चाहें आप बना दें वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। और तो शहबाज शरीफ तो फिर चाहेंगे इसहाक डार को बना दें। इसहाक डार के लिए देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन निकाल दिया ना कि किसी भी सियासी शख्स को केयर टेकर आप नहीं बना सकते जी, जिसका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से हो, या कारकुन हो, या उसका मेंबर हो, या तो फिर शाहिद खान अब्बासी का नाम क्यों लिया जा रहा है? तो मैं अभी आपने खुद कहा कि मैंने नहीं लिया, मैंने तो बताया कि 3-4 नाम इन्होंने बताया, मैंने तो 3 नाम बताए थे। ये सब नाम ऐसे ही नाम चल रहे हैं जो चलाए जा रहे हैं। तो मगर अगर आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ को बोल दिया गया, तो फिर शहबाज शरीफ तो अपने ही बंदों में से किसी को लेकर आएंगे ना? अपने बंदों में से लाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सियासी बंदा हो। नहीं, सियासी ना हो, मगर आपको क्या लगता है कि है ना पीपल्स पार्टी वाले तैयार हो जाएंगे, एग्री कर लेंगे इस बात को? मैं आपसे पूरी बात हो जाती तो मैं ख्याल से आप ये सवाल नहीं करती। चले, बात ये है कि जो इस वक्त ये सामने बात आई है कि उन्होंने कहा जी हमने शहबाज शरीफ को पूरा मैंडेट दे दिया है कि आप जिसका चाहे नाम दे दें। लेकिन उसके बाद जब इस तरीके से तो होती है, ऐसी बात अगर होती है तो पीछे से आपका सवाल उठता है कि इसका मतलब है कि शहबाज शरीफ अपनी मर्जी दिखा सकते हैं, जिसको दिल चाहे वो ले आए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमें और आपको ये बयान दिया गया है, लेकिन अंदर इसका मतलब है कि अंदर किसी न किसी नाम पे इन लोगों के अंदर इत्तेफाक हो चुका है, और वो शहबाज शरीफ जब नाम ऐलान करेंगे तो सब मिलकर तायद करेंगे कि हाँ जी देखें हमने तो इनको टोटल सपोर्ट कर दी थी और इन्होंने ये नाम दे दिया और हमें भी कोई एतराज नहीं है। तो एक इस तरीके से वो दिखाना चाह रहे हैं कि वजीर आजम की ताकत या शहबाज शरीफ को हमने इतना आगे किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया और हमें उनकी चॉइस पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब तक ये जो अभी गुज़िश्ता कल और आज तक की जो मीटिंगें चल रही हैं उसमें कहीं ना कोई लाएमल तय हो चुका है और ये किसी एक नाम पे मुत्तफिक हो चुके हैं, क्योंकि आज 5 तारीख हो गई है, 3-4 दिन और हैं। 3 दिन रहेगा, 3 दिन रहेगा सिर्फ। 3 दिन के अंदर 9 तारीख को सुबह तो नहीं हो जाएगी, रात के 12 बजे नहीं हो जाएगी, तो पूरा दिन 9 तारीख तक अभी समझे 3 दिन है इनके पास जी। तो ये 3-4 दिन के अंदर अभी जिस तरीके से 9 कह रहे हैं कि 9 तारीख आखिरी है, तो हो सकता है वो 10 भी हो सकती है। लेकिन इन्हें इसका मतलब यह है कि तकरीबन ये जहन बना चुके हैं कि 14-13 तारीख से पहले ये करेंगे ताकि 90 दिन के अंदर इलेक्शन आए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी दानिश ने कहा कि शायद नई मर्दमशुमारी कराई जाएगी। ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। नई मर्दमशुमारी कराई नहीं जाएगी। जो अभी गुज़िश्ता चंद महीने पहले जो मर्दमशुमारी हुई है उसकी बुनियाद पे इलेक्शन होंगे। मर्दमशुमारी तो अभी तो हुई है, 2 महीने 1.5 महीना पहले खत्म हुई है ना। हाँ, वफाकी काबीना ने ये फैसला किया है कि जो मुश्तरका मफादात कौंसिल अगर वो उस मर्दमशुमारी पे एग्री करेगी तो उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन होंगे। अच्छा, उसका तरीक़ेकार ये होता है कि जब कोई मर्दमशुमारी होती है तो उसका तमाम तर डेटा या उसका तमाम नताइज जो हैं वो मुश्तरका मफाद कौंसिल को दिए जाते हैं। मुश्तरका मफाद कौंसिल उसका बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी करती है कि हाँ जी ये थी, आबादी हमारी अब इतनी हो गई है। फिर वो उसकी डिटेल जो होती है वो इलेक्शन कमीशन को दी जाती है और इलेक्शन कमीशन उसके बाद हल्का बंदियां करती है, नई हल्का बंदियां करती है। अब ये देखा जाएगा कि इनकी क्या कल मुश्तरका मफाद कौंसिल के अंदर क्या ये इस मर्दमशुमारी को तस्लीम करते हैं या गुज़िश्ता मर्दमशुमारी के ऊपर जाते हैं। अभी तक ये फैसला कल मेरे ख्याल से कल और परसों के अंदर ये वादे होगा। अगर ये नई गुज़िश्ता मर्दमशुमारी पे जाते हैं ताजा, जिसका नताइज अभी तक नहीं आए, तो इसका मतलब है कि आपके दिन आगे हो जाएंगे। लेकिन
ये आगे नहीं होंगे मेरे ख्याल से। नई मर्दमशुमारी पे बात नहीं होगी, क्योंकि नई मर्दमशुमारी होना एक बहुत बड़ा मसला है। उसके जो नताइज हैं और उसके नताइज में हल्के बंदियां हैं, ये एक दो दिन का काम नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आपके तमाम नए हल्के बनेंगे, नए हल्के सूबाई असम्बली के बनेंगे, कौमी असम्बली के बनेंगे, बिल्कुल पूरी आपकी पार्लियामेंट के अंदर सीटों की तादाद बदल जाएगी, चारों सूबाई असम्बलियों में और वफाकी असम्बली में। सेनेट के अंदर इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, सेनेट में तो सब बराबर है, सॉरी। तो इन पांच असम्बलियों के अंदर इसका मतलब है कि मेंबरान की तादाद बढ़ जाएगी, क्योंकि आबादी आपकी बड़ी है। और जब नई तादाद आएगी तो इसका मतलब है कि पार्टी पोजीशंस के लिए फर्क पड़ेगा। कि जब कराची के अंदर अगर 90 लाख के करीब आबादी बढ़ाई गई है, तो 90 लाख के अंदर अगर आप फर्ज करेंगे 9 लाख के ऊपर भी एक हल्का बनाती है कौमी असम्बली का, बिल्कुल, तो 10 हल्के नए कराची में आएंगे, जबकि एवरेज 3 और 4 लाख के ऊपर एक नया हल्का बनता है। तो आप सोच रहे हैं तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नई मर्दमशुमारी के ऊपर नहीं होंगे इलेक्शन, वही पुरानी मर्दमशुमारी के होंगे। मगर मुस्लिम नून लीग शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो इसी बात पे हैं कि जी नई मर्दमशुमारी नहीं होगी तभी हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अगर थोड़ा डिले करेंगे तो डिले कर देंगे। तो यार इनका मतलब है कि वो इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाहते, इलेक्शन कराना ही नहीं चाहते। और मुल्क जो गरीब आवाम जो है ना, आवाम गुर्बत से और महंगाई के दलदल से कब निकलेगी, कैसे निकलेगी, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है। देखें, नई मर्दमशुमारी हो जाए, नए इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत आ जाए, क्या आप समझती हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर कोई महंगाई कम कर सकता है? नहीं, जो महंगाई का जिस तरह तो है पॉसिबल तो नहीं है। खैर मगर ये कि कुछ तो बेचारे गरीब आवाम को कुछ तो सोचेगा ना उसके लिए। जो कर्जे पे कर्जा लेते हैं, कर्जा लेने के बाद जाता कहाँ है वो मुल्क को, तो लगता नहीं है। अलबत्ता ज्यादा हो सकती है। तो हमेशा से पाकिस्तान में जब से IMF से हमने माहदे करने शुरू किए, कर्जी तो ले रहे हैं। हाँ, कर्जे लेना है मगर जाते कहाँ है, पैसा आ जाता है, कर्ज नहीं ले रहे। सऊदी अरब ने पैसा दे दिया तो फला मुल्क में दे दिया। कर्ज पे आज आपने देखा कि आपने भी खबर देखी होगी, PIA देखिए कितना खसाने में जा रहा है। PIA समझ लें एक इदारा, एक बहुत बड़ा इदारा है PIA, जो तबाह होने के लिए बिल्कुल समझ लें दांव पे खड़ा हुआ है, किनारे पे लगा हुआ है। समझ लें उसको किस तरह सही किया जाएगा। उसकी इवैल्यूएशन भी है कि उन्होंने की, और उन्होंने बताया कि कम से कम 1-1.5 साल ये इस तरह से और चल सकता है, इसके अलावा नहीं चल सकता। बस स्टॉप हो जाएगा। इतना बड़ा इदारा आप सोचें PIA का बंद हो जाएगा वो सारा, और कितने लाखों लोग उसमें जॉब करते हैं, नौकरियां करते हैं। एक पाकिस्तान उस PIA पे पैसा नहीं लगाती गवर्नमेंट, कहाँ जाता है वो पैसा? आप चीजें एक एक करके सब देखें तो पता चलेगा ना। ये वो PIA है जो गुज़िश्ता 2 साल से 71 अरब रुपए का नुकसान उठा रही है, किस एक शख्स की वजह से, सिर्फ एक शख्स की वजह से। अब आप उसको, मैं पार्टी बेस में नहीं जा रहा, एक शख्स की नाअहली की वजह से हुआ या नहीं हुआ? और आज तक आपकी फ्लाइट रेगुलर। जी हेलो, एक सेकेंड बाद देखें, इस पे फोन करेंगे। पता नहीं मेरी समझ नहीं आता कि इस पे क्यों कॉल आ रही है। एक सेकेंड आप, जी साजी साहब, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, आप उनको खुशामदीद कह रहे हैं। जी मेरी बहन, रुक जाए एक मिनट के लिए, इनकी बात पूरी हो जाए फिर इसके बाद। एक सेकंड क्या बात पूरी करेंगे? मेरी बहन सिर्फ चूरन पिकता रहेगा और कुछ नहीं होगा। अरे एक सेकंड में पूरा मैसेज ले लूं, मैं आपसे बात करती हूँ। नई मर्दमशुमारी से इलेक्शन होंगे ये कह रहे हैं, पुरानी मर्दमशुमारी से इलेक्शन होंगे। पहली बात ये कि इलेक्शन ही नहीं होंगे, व्हाई यू वेस्टिंग द टाइम ऑन दिस। फिर दूसरी बात आपने कहा PIA, मेरी बहन PIA का हशर इस वजह से हुआ कि जो नवाज शरीफ के बावर्ची थे, कितनी दफा मैं आपके प्रोग्राम में बता चुका हूँ, चौधरी असलम जिनका नाम था, वो डायरेक्टर बना दिए गए थे PIA के, और वो थे बावर्ची। जब मुशर्रफ साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको इस मुल्क से जब निकाला भगोड़े को, तो वो भी साथ गए थे जहाज में बैठ के। तो ये बातें तो जैदी साहब थोड़ी बताएंगे जो हम बता रहे हैं। अब आप जैदी भाई की बात पूरी कर लें। जी जैदी साहब बोलिए। मसला ये है कि जब नॉन प्रोफेशनल लोग अपनी सोच से और अपने जहन से बातें करते हैं ना, तो उसके नतीजे ऐसे ही होते हैं। आप सिर्फ 2 दिन के अंदर कह रही हैं कि वो अगर सपोज मान भी लें, आपकी बात मान ली जाए कि बावर्ची को लेके गए, तो बावर्ची के लेने के बाद जो आपके वफाकी वजीर ने किया था, वो कोई आंखों में नहीं आ रहा आपके, वो कोई चीज नहीं थी। अगर चौधरी तबाह करके गया था, उसके बाद उसकी आखिरी कील तो आपने तो ठोकी ना। ये एक दिन से उनका बावर्ची नहीं था। PIA का हाल जो है गुज़िश्ता 30-35 साल से हो रहा है। इसमें आखिरी कील जो थी वो इन्होंने ही ठोकी थी, किसी और ने नहीं ठोकी थी। आज तक आपकी इंटरनेशनल और यूरोप की फ्लाइट्स बंद हैं, आज तक।
आप 4 या 3 मुल्कों के ऊपर सिर्फ कारोबार कर रहे हैं और आपका जो फ्लीट है वो पड़ा हुआ जंग खा रहा है आपके फ्लीट को, क्योंकि आपके पास रूट नहीं है। खान सरवर खान की वजह से जो वफाकी वजीर बराए हवाबाजी थे। और आपको मालूम होना चाहिए, मैं क्या डिटेल में जाऊं, कि अगर एक फ्लाइट किसी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बंद होती है तो वो 10-10, 50-50 मिलियन डॉलर की होती है। अब जब आप दोबारा जाके वो फ्लाइट लेंगी, वो दरवाजा लेंगी, तो कितने पैसे देंगी आप उसके? और वो एक दरवाजा, अगर जैसे आपने न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे एक दरवाजा छोड़ा है और वहां की फ्लाइट बंद की है, तो जो फ्लाइट बंद करता है उससे कितना फायदा उठाता है, थोड़ी सी तहकीक करके देखें, तो मालूम करके देखें होता क्या है, सिस्टम क्या है। बोलना बहुत आसान है, हम बड़ी आसानी से बोल जाते हैं कि फला बावर्ची ने खराब किया था, लेकिन बावर्ची के बाद जो उनका बाप आया था उसने क्या किया? उसने आते ही कह दिया कि तमाम ये पायलट जो है वो झूठे हैं, उनके डॉक्यूमेंट झूठे हैं, उनकी ट्रेनिंग झूठी है, जिसका नतीजा आज तक भुगत रहे हैं, नहीं भुगत रहे आप? बिल्कुल भुगत रहे जी। तो ये एकदम कह देना फला नहीं होगा, ये नहीं होगा। मसला ये है कि आप डिसीजन नहीं दे सकते ना। मैं आज तक आपसे नहीं कह रहा कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, कल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जो सामने हकायक है उन पे ही तो बात करेंगे ना आपको। चले ठीक है जी, आपका आगे मैसेज सैयद साहब से। जी सैयद साहब। नहीं आप अस्सलाम वालेकुम। नहीं, एक और सैयद साहब है, उनसे ले लूं, फिर आपसे लेती हूँ, आप लास्ट में हैं। जी सैयद साहब। ये जो मसला, ये जैदी साहब को थोड़ा सा बात में ऐड करना चाहिए कि आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कोई बात करने से पहले, ठीक है? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि 4 डेस्टिनेशन के ऊपर जी, एक फ्रैंकफर्ट, एक रोम, एक स्पेन और एक मुल्क का मुझे नहीं पता, उन्होंने मैनिफेस्ट मांगी थी पीआईए वालों से। मैनिफेस्ट, तो ये मैनिफेस्ट नहीं दे पा रहे थे पीआईए वाले। जो एक आपकी एयरलाइन का एक स्टैंडर्ड होता है कि कोई भी पैसेंजर किसी मुल्क में पहुंचने से पहले उसकी एक मैनिफेस्ट इशू होती है, उसकी डिटेल, वो डिटेल कोऑर्डिनेट नहीं हो रही थी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, अगर ये मेंटेन नहीं करेंगे आप तो आपकी एयरलाइन की रेपुटेशन खराब हो जाती है। उसके अलावा आपके स्टाफ मेंबर्स ड्रग्स के साथ पकड़े गए, ड्रग्स के साथ। टोरंटो के अंदर H&M के अंदर पीआईए की एयर होस्टेस चोरी में पकड़ी गई है। मेरे डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ा था, मेरे डिपार्टमेंट ने चोरी के चक्कर में पकड़ा था। 3 दिन वो जेल में यहाँ रही है, डिटेन रही है, क्योंकि कोई उसका ना तो पासपोर्ट लेके आ रहा था, ना उसके पीछे कोई आ रहा था। 2.5 दिन वो रही है। उसके बाद हमने जाके उसका सारा वो निजाम किया और फिर उसको यहाँ से डिपोर्ट, मतलब उसको वो लास्ट फ्लाइट थी उसकी, शी कैन नॉट कम बैक अगेन टू इंटर, क्योंकि यहाँ पे 2 किस्म की चोरियों के इल्जाम होते हैं। एक होता है थेफ्ट अंडर 5,000 और एक होता है थेफ्ट ओवर 5,000। वो क्रिमिनल में आता है। 5,000 के नीचे जो चोरी होती है उसमें जेल नहीं है। 5,000 के ऊपर वाली चोरी में जेल है यहाँ पे, कनाडा के अंदर। 5,000 के नीचे के अंदर आपको वार्निंग देते हैं, या आपको वो एक बहुत बड़ा, मतलब वो बोलते हैं ना खाने देते हैं, ना उगलने देते हैं, ना निकलने देते हैं, ना। तो इस किस्म की चीजें बहुत जरूरी है किसी भी एयरलाइन को आप रन करें किसी भी मुल्क की तरफ से। स्टैंडर्ड बहुत खराब हो गया था, खाने की कंप्लेंट आ रही थी। तो अभी भी तो स्टैंडर्ड खराब ही है, अभी कौन सा अच्छा है स्टैंडर्ड? ये बहुत ज्यादा खराब है, अभी भी खाने की कंप्लेंट्स हैं, चेयर्स टूटी हुई हैं, जहाज देखे ना, एयरलाइन, इंटरनेशनल एयरलाइन है, अंदाजा लगाएं। पायलट का जो इशू था वो एक अलग इशू था। अरे वो अलग इशू नहीं था, उसी इशू की वजह से तो सारे मसले जो हैं वो उजागर हुए हैं। जैसे कि अभी हमारे दूसरे कॉलर बता रहे थे कि उसकी वजह से पूरी दुनिया में आपकी बदनामी हुई है। कई सारे एयरपोर्ट्स ऐसे थे जिसके ऊपर आपकी फ्लाइट्स को उन्होंने आपकी फ्लाइट्स बंद कर दी, आपको उन एयरपोर्ट्स पे जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपके सारे के सारे पायलट्स को उन्होंने रीएवैल्यूएट किया, उनकी डिग्रीज को उन्होंने देखा। मेरी बात सुनिए, एक मेरी बात खत्म नहीं है। जी बताइए। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। याद रखिएगा, ये बात आप याद रखिएगा, आप ये याद रखिएगा लॉन्ग रन के लिए, कि जिसका हाकिम अपनी आवाम को सजा देता है गुनाह पे, वो मुल्क और वो दुनिया तरक्की करती है। आप ये इस बात को लिख ले, आज तक नवाज शरीफ की तारीख में ये नहीं हुआ कि इन्होंने अपनी कैबिनेट मेंबर्स को ही सजा दी हो। अरे भाई, हाकिम ने अगर सजा देनी है
हाकिम ने अगर सजा देनी है तो कैबिनेट मेंबर्स को देना, हाकिम ने अगर सजा देनी है तो नहीं तो इंटरनली आप दें। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप आकर इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसके ऊपर जो है वो अपने पूरे पायलट्स को, पूरे इदारे को, अपने पीआईए को बदनाम करें? आप वैसे तो नहीं कर सकते। ये जवाब ही तो देना चाह रहा हूँ कि जब जहाज गिरता है तो आता है जी इमरान खान की हुकूमत में जहाज गिर गया। यार आप लोग हमेशा से लाशों के ऊपर सियासत करते हुए आ रहे हो, 1984 से या 82 से। अब तो खुदा का खौफ कर लो यार, इंसानी जान की बहुत कीमत है। जब उसने लाइसेंस निकलवाए थे, कितने लाइसेंस जो थे वो आपके सही साबित हुए थे, मुझे बताओ तो। जो नवाज शरीफ के दौर में या जरदारी के दौर में भर्तियां हुई थी, मुझे बताओ तो आप कितने लाइसेंस उस जमाने में सही थे। किसी की जान की मेरे भाई वैल्यू अगर करी है तो वो इमरान खान ने ही करी है। आप लोग तो हमेशा से सियासत को जान बोरी बंद या स्टेट फायर, इसके ऊपर अलावा तो आप लोगों ने सियासत करी ही नहीं है। ये भी तो बताओ ना कि उसने लाइसेंस जो कैंसिल किए किस वजह से किए। जो और जैदी साहब तो बात कह रहे हैं कि जी ये अरबों का नुकसान हो जाता है। हम भी कोई शिकारपुर में नहीं रहते, हम भी कनाडा में रहते हैं और मिसिसागा में रहता हूं मैं। कनाडा का एक शहर है मिसिसागा, वहां पे रहता हूं कि अगर जहाज में अगर फ्यूल पड़ने में अगर जरा सी देर हो जाए तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। आप एक मिनिस्टर के ऊपर डाल रहे हैं जी उसकी वजह से अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो गया। यार जैदी भाई कुछ तो होश के नाखून लें यार आप भी तो खुदा के वास्ते हकीकत को समझे ना यार, हर चीज। हाँ जी, आप बात कर लें। आप ये जो इशू है, मुझे जो मर्जी कहिएगा। आपने कहा कि प्रोफेशनल बातें किया करो, तो उस आदमी का भी नाम ले लेते ना, चौधरी असलम का भी नाम ले लेते। आपने वो सारा मलबा पीटीआई, ये बुखार क्यों हुआ? पीटीआई की वजह से हुआ। ये मलेरिया क्यों आया? पीटीआई की वजह से आया। अरे यार जो 75 साल से मुल्क को खा गए, आप तो बहुत बड़े तजियाकार है मेरे भाई। कम से कम आप ही सच बोल दो। हम अगर झूठ बोलते हैं तो आप सच बोल दो। हाँ जी साजिद आप सही कह रहे हैं, इसमें इसका भी हाथ है। नहीं, उसका हाथ नहीं है, हाथ जो है सारा जो है वो पीटीआई का है। बस अब आप 3.5 साल में पीटीआई ने क्या पूरी बात सुनेंगे नहीं तो जवाब आपका ये अच्छा, अब हम बात कर लें जरा सी। मैंने खाली सबको सही भाई, मैंने कब कहा कि उसका बावर्ची का हाथ नहीं है? नहीं, उसकी वजह देखें, उसका तरीकाकार ये नहीं था। असल में जब ये इजाज साहब ने बयान दिया था पीआईए के पायलट के बारे में, तो पाकिस्तान पीआईए के जितने भी बैनुल अक़वामी रूट थे उससे आपकी फ्लाइट बंद हो गई और इससे पीआईए को रोजाना का नुकसान हो रहा है। और अभी तक जी पूरे में पीआईए की फ्लाइट बंद हो गई उनके एक बयान से। अच्छा, उसका तरीका जो था ना वो ठीक है, उन्होंने जो कहा, मगर उसका तरीकेकार इंतहाई गलत था। आप इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करते। जब इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई तो 800 पायलट में से मेरा ख्याल है 40 या 45 या 50 के करीब जो पायलट थे उनकी थी फेक डिग्रियां। यानी आपका जो नंबर था बहुत कम था। तो आप इंटरनली उसको इन्वेस्टिगेट करके और जो फेक लाइसेंस जिनके पास था उनको हटा देते। लेकिन अब जब आप ऐसा बयान दे देते हैं, उससे इतना बड़ा नुकसान हो गया पाकिस्तान को और पीआईए को, जिसका मदावा बहुत मुश्किल है। गेनिंग द ट्रस्ट अगेन इज वेरी डिफिकल्ट। ये तो ये रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि ओवर एम्प्लॉयड है। ऑनेस्टी है नहीं आप लोग के अंदर, ऑनेस्टी है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ बात को क्यों छुपाएं? एक चोरी आपको क्यों छुपाएं? एक वजह नहीं है ना, एक बात है। कब बनेंगे आप? ये ऐसी नेशन कब बनेंगे हम जाकर? अरे भाई सुन तो ले सर। आप कनाडा में रह के भी ये बात कर रहे हैं, छुपा दें। कोई बात छुपा सकते हैं कनाडा में आप? बात ये है कि आपकी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं इसके बारे में कुछ कर नहीं सकता। दूसरी वजूहत इसमें ये है कि जो पाकिस्तान की एक फ्लाइट पे जो एम्प्लॉय है वो बहुत ज्यादा है, उनका रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा है। और वो हर दौर में सियासी भर्ती में, चाहे वो काफ लीग का जमाना हो, नून लीग का जमाना हो, रिजाइन कर देता है यूके का प्राइम मिनिस्टर। अरे यार हमारा मेयर कनाडा का मेयर एक लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया, उसने अपनी रिजाइन दे दिया। सिर्फ उसका नाम आया कनाडा के टोरंटो के मेयर का, एक औरत के साथ, सेक्रेटरी के साथ। अरे रिजाइन दे दिया। पाकिस्तान में नहीं करते भाई, पाकिस्तान में नहीं करते। नुकसान के बारे में नहीं सोचा। रेहाम खान ने पूरी किताब लिख दी है, वो नहीं रिजाइन किया प्राइम मिनिस्टर ने। चली जाएगी। हमारी जो मुझे बात कहनी थी वो मैंने कह दी। नहीं अभी आप इसका आप जवाब ले लेना।
हमारी हॉकी टीम गई है एशिया कप खेलने, एक मैच जीतना उसको नसीब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये जो बेचारा इंटरनेशनल कोच 1 साल से कोचिंग कर रहा था, उसको $1 की तनख्वाह नहीं मिली। ये भी इमरान खान का कसूर है, क्योंकि 15 महीने की हुकूमत तो इनकी है। अरे यार सैयद भाई, किन किन नेमतों को जुटलाओगे मेरे भाई? अच्छा, इन लोगों की किन नेमतों को जुटलाओगे? मैं इन बातों में जाता ही नहीं हूँ। दूसरी बात ये है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो केयर टेकर गवर्नमेंट में हर सियासी जमात जो है वो अपने पत्ते केयर टेकर नहीं है, टेक केयर गवर्नमेंट आ रही है। अरे यार सुन लेना आप लोगों की इसी बात में आज इमरान खान का सपोर्ट है ना, वो यहाँ पहुंच गया। आप जानते हैं ये टेक केयर है, आप जानते हैं टेक केयर आती है। आप जैसे जज्बाती लोगों की वजह से आज इमरान खान यहाँ पर आप मुझे बताइए टेक केयर है कि नहीं? अरे टेक केयर नहीं होनी थी, टेक केयर नहीं होनी थी तो आप जो है वो अपनी जो रिप्रेजेंटेशन थी नेशनल असेंबली से वो हटाते ही ना। खलीस उर्दू से आप किसी पे पर्दा नहीं डाल सकते जनाब। अच्छा भाई, हमसे गलती हो गई, मदद है आपसे, ये काल है। समीना देखिए, पहले असेंबली से रिजाइन किया, नेशनल असेंबली से रिजाइन किया, पंजाब असेंबली छोड़ दी, केपीके असेंबली छोड़ दी, सारी चीजें छोड़ दी। भाई आप लोगों को अगर टेक केयर गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी, केयर टेकर गवर्नमेंट चाहिए थी, तो असेंबली ना छोड़ के जाते, बैठते, अपना ऑपोजिशन लीडर रखते, उसके साथ वो जाता वजीर आजम के साथ डिसाइड करता कि कौन सा जो है वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बैठे ही नहीं ना, ऑपोजिशन में बैठना चाहिए। इमरान खान की बहुत बड़ी गलती है ये, सबसे बड़ी, कि इनको ऑपोजिशन में जाना चाहिए था। चोरों के साथ क्यों बैठे चोरों के साथ? तो आप समझ लें कि वो नहीं बैठना चाहता है चोरों के साथ, अब वो के साथ बैठे जाए। चलें ठीक है, चोर कौन है वो तो अभी जो नैप के चक्कर लगा रहे हैं सामने है सबके, थानों में कौन बंद है, जेलों में कौन से बंद है, सारे चोरों को बंद किया हुआ है। फिर इसमें रेहान खान का नाम लिया है और वो रेहान नवाज शरीफ ने क्यों नहीं किया? नवाज शरीफ अब पूरा संज्ञा खोल के रख देंगे तो फिर पास आओगे इन चीजों से। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, सारे अच्छी बातें कर रहे थे, फिर ये जो आदमी बैठा हुआ ना सामने, इसने आके इतनी गंदी बात की है, रोज बैठ रेहान खान से वो कर देते, नवाज शरीफ कर देता, ये नवाज शरीफ कर देता, मरियम ने घर से भागी थी, फिर नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल ऐसी बातें करो, फिर हम बातें करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी इस बात से एग्री करता हूँ मैं। यार इमरान खान के लिए आपको क्या कह रही है? आप अकेले बैठ के क्या कह रहे हैं कोने के ऊपर इमरान खान के? जी जी, एक एक करके बात कीजिए ताकि समझ आए। लाहौर में जलसा हो रहा है, भाई साहब आप कल 2 बजे बात करने देख लेना क्या हो रहा है। लियाकत भाई को तो बात कर लेने थे। आपकी तो हसरतों पे पानी फेर के आपकी तो हसरतों पे पानी फेर दिया इमरान खान ने आज। लियाकत भाई आप बात करें। लियाकत भाई चले गए, ड्रॉप हो गए। लियाकत भाई अब आए दोबारा से। जी जी जी, लियाकत साहब बोलिए। सैयद साहब, मैंने तो दोनों शहीदों के दरमियान में आना ही नहीं, मैंने तो बंद कर दिया, डरते मारते। ये अभी काशिम साहब ने बात की, आपकी जो बात आप करके गए ना वो बात समझ में नहीं आई है, दोबारा से बात कर लें। एक बात सुने, शरीफ ने क्यों नहीं रिजाइन किया? उसके स्कैंडल पता कितने हैं? शहबाज शरीफ के कितने हैं, मरियम के कितने हैं, वो मरियम की जो दूसरी बहन है उसके कितने हैं? इन्होंने क्यों नहीं रिजाइन किया? डोंट डू दैट, ओके? मरियम की दूसरी बहन कौन सी? आप औरंगजेब, मरियम औरंगजेब के बारे में करें। जितना हम जानते हैं ना, हम पूरा सजरा खोल के तुम्हारे सामने रख देंगे। बात कर रहा है आपका प्राइम मिनिस्टर, उसके इमरान खान के जनरल के साथ ऑडियो लीक हुई है, एडवाइस दे रहा है इसको, और मरियम की ऑडियो लीक हुई है आज। क्या बोल रहे हैं इसको? ये तो बोले जा रहे हैं, सैयद साहब तो किसी की बात ही नहीं सुनते। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जो आज हुआ है। एक दूसरों को भी वो मौका देना बात करने का, आप ही ना करते जाए, लोगों की भी बात सुने। ठीक है, आप मुझे बताइए ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? ऑडियो लीक हुई है कि नहीं हुई है? मैं तो उस पर बात ही नहीं कर रहा। मैं तो काशिफ की बात में बहुत प्यारा शो चल रहा था, सब लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। ये काशिफ आया, इसने रेहान खान की बात की है। मैं तो उस पर बात करना चाहता हूँ कि ना ऐसी हरकतें करो, पीपलों को बिलो द बेल्ट ना हिट करो। आप तो कुछ जानते नहीं, जो हम जानते हैं, हम पूरा सिग्नल लगा के तुम्हारे सामने रख देंगे और तुम्हें भागने की जगह नहीं मिलेगी।
क्या पर्सनल जाओ लोगों पे। वेरी गुड, वेरी गुड। हमें सारा नवाज शरीफ का पता है, शहबाज शरीफ का भी पता है, मरियम का भी पता है, मरियम की दूसरी बहन का भी पता है। पूरा शजरा खोल के ना इनका दुल्हे हराम वालों से शुरू होऊंगा मैं। ना करना आगे से, ये बता दे, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ। लास्ट फ्राइडे यू डू द सेम थिंग एंड टुडे यू स्टार्ट अगेन। इतना प्यारा शो है जो तुम आके सारा शो गंदा करते हो। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमेशा इमरान खान की बुराई, इतनी खलीस उर्दू में बुराई, खामखा इमरान खान की बुराई करते, पूरे दिलों में वो राज कर रहा है भाई। लोग उसको याद कर रहे हैं। आप बुराई किए जा रहे हैं, बुराई किए जा रहे हैं। अरे भाई साहब, आप जरा दूसरों को भी मौका देना, लाके मौका क्या दें आपको? आपको तो मौके की तलाश है। अब हम टॉपिक की तरफ आ जाए। अब केयर टेकर की बात जहाँ तक हो रही थी, तो मैं उससे बात कर रहा था कि हर सियासी पार्टी जो है, टेक केयर गवर्नमेंट, टेक केयर। यार चुप हो जाए ना जरा सा यार, प्लीज यार, आप थोड़ा सा एथिक्स तो सीखें। प्रोग्राम का एथिक्स भी होता है ना, जब बोले टेक केयर बोले जाते हैं। तो उसमें मैं यही कह रहा था, जितनी बड़ी सियासी पार्टियां हैं वो अपने पत्ते जरूर खेलती हैं। अब नून लीग ने अगर ये कहा कि नई जो मर्दमशुमारी है उस पर इलेक्शन हो, तो उसमें नुकसान पीपल्स पार्टी का है। तो वो पीपल्स पार्टी को पुश बैक करने के लिए उन्होंने ध्यान दिया, क्योंकि अगर नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन होंगे तो सिंध में जो नताइज होंगे वो चेंज हो सकते हैं और पीपल्स पार्टी को उसमें काफी नुकसान हो सकता है। जैसा कि जहीर साहब ने कहा कि अगर 90 लाख आबादी में इजाफा दिखाया गया है, जो कि खैर एक वो बहुत ही कम है, मैं तो इस पे भी एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन चलो अगर 90 लाख पे है तो इसका मतलब है कौमी की 15 सीटें बनती हैं और सूबाई की तकरीबन 30 सीटें बनती हैं, सिर्फ कराची की और फिर हैदराबाद। तो जब वो अगर इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पे होंगे, इसका मतलब है पीपल्स पार्टी को बहुत मुश्किल हो जाएगी और शायद पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहेगी। तो पीपल्स पार्टी को पुरानी मर्दमशुमारी सूट करती है, तो फिर वहां पे यही होता है, कुछ दो और कुछ लोग के उसूल पे फिर इलेक्शन खेले जाते हैं। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी को पुश बैक करना। नहीं, आप क्या कहते हैं? आपकी क्या राय कि मर्दमशुमारी होनी चाहिए या नहीं? लोगों को हुकूक मिलने चाहिए इलेक्शन के या नहीं? ये बताइए, आप बताइए। चले आप मर्दमशुमारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चले बता दें। मर्दमशुमारी ऑलरेडी हो चुकी है, उसके रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं और उसकी समरी पे वजीर आजम ने दस्तखत करने हैं उसको फाइनलाइज करने के लिए, उसको अथराइज करने के लिए। मर्दमशुमारी ऑलरेडी हो गई है। अब अगर आप नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन कराएंगे तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए, हल्का बंदियां होंगी। और मैंने जैसे कहा कि इसमें कराची में 15 कौमी की और तकरीबन 30 सूबाई की इजाफा हो जाएगा सिर्फ कराची से, जो कि पीपल्स पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा और पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी कि नई मर्दमशुमारी पे इलेक्शन हो। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ पीपल्स पार्टी वालों के आगे कि आप जान छोड़ दो, जान छोड़ दो सिंध की। आप कह रहे हैं हाथ जोड़ता हूँ, सिंध की जान छोड़ दो। सिंध की जान कैसे छोड़ेंगे? देखिए, एक हकीकत को माने कि भुट्टो जिंदा है, सिंध नहीं छोड़ सकते। आपकी ख्वाहिश हो सकती है पर नहीं हो सकता ये काम कि सिंध छोड़ दिया जाए। कराची में महाजिरों की इतनी मेजोरिटी है और उसके ऊपर एक सिंधी वडेरा को लाके बिठा देते आप। ये आप ये नहीं कहें कि सिंधी वडेरे को लाके बैठा है। सिंध कराची जो है वो सिंध का सूबाई दारुल खिलाफा है, सिंधियों का इतना ही हक है जितना और लोगों का भी है। मैंने गलत बोला है? मैंने कुछ गलत बोला है? आप सिंध का इंटीरियर डोमिसाइल मांगते हैं आप हर काम के लिए। तो क्या हो गया? सिंध का शहर है, सिंध का शहर कराची है। नहीं तो सिंध का शहर, मगर आप एक जवाब देंगे। जी 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 माजिर भाई एक जवाब देंगे। सैयद माजिर भाई एक जवाब देंगे आप? क्या कह रहे हैं? ये बताइए। एक सवाल देंगे, क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे ये बताएं। इलेक्शन होंगे लेकिन हो सकता है डिले हो जाए। इलेक्शन नहीं होंगे, समझ लिया। इलेक्शन के तो चांसेस नजर नहीं आ रहे। डिले क्या, बहुत मुश्किल है इलेक्शन हो जाए तो। नहीं, ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आपकी बैनुल अक़वामी कमिटमेंट है, आपकी बैनुल अक़वामी कमिटमेंट है। पाकिस्तान बगैर इलेक्शन के रह नहीं सकता। जो खित्ते में तब्दीलियां हो रही हैं, जो नए ब्लॉक बन रहे हैं, जो नए
IMF भी नहीं रह सकता बगैर इलेक्शन के, बोल दिया उन्होंने। यार खुदा के वास्ते सुन लिया। IMF तो नहीं ले सकता, उसने तो इन्हीं शराइतों पे कर्जा दिया है ना कि इलेक्शन हो, मगर हुकूमत नहीं चाहती इलेक्शन इस वक्त। नहीं चाहिए तो पैसे भी रुक जाएंगे, 6 महीने के बाद फिर कशकोल लेके पहुंच जाना लोगों के पास। देखिए ये जो नए खिस्से बन रहे हैं, ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए दोस्तियां बन रही हैं, इस सिनेरियो में पाकिस्तान बगैर इलेक्शन के नहीं रह सकता। अच्छा तो बताएं, इलेक्शन अगर होते हैं इन केस तो ये जो PTI है इसको कहाँ देख रहे हैं आप खड़ा हुआ? नहीं, इमरान खान की तो PTI इलेक्शन में नहीं है यार। इमरान खान को तेल डाले, इलेक्शन कब होंगे ये बताइए अब आप। तेल तो डाल दिया, अब तो कह रहे होंगे ना इलेक्शन, तभी मैंने पूछा कि इमरान खान की पार्टी को कहाँ देखते हैं। ये क्या बात हुई, कब होंगे? कोई तारीख होगी, कोई साल होगा, कोई साल तो बता दें। 2024 कह रहे हैं, हो सकता है 2024 मुझसे पूछो हो सकता है। चले आप बता दें, जरा इनसे पूछ लें जी, बताएं क्या। पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 2 बजे इमरान खान जलसा कर रहा है, आपको पता है, लाहौर में जी। बस कामयाब करेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर पाकिस्तान की PTI के अंदर जोर है जी, पावर अभी तक है, तो वो कल पता चल जाएगी कि कितने कॉल पे बाहर आ रहे हैं। और अगर जमे क्या बोलते हैं उसको, उर्दू का एक अच्छा लफ्ज है, जमे गफीर। अगर जमे गफीर अगर आ गया कल, तो समझे कि सबकी उम्मीदों पे पानी फिर जाए। फिर तो सारे कल की तारीख में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, कोई जलसा नहीं हो रहा। मंडला के लाहौर अगर बाहर आ गया कल लाहौर, तो इलेक्शन इनका अच्छा भी इलेक्शन करेगा। भाई लाहौर को छोड़े, इमरान खान जमान पार्क से बाहर निकला, ये बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे हैं आप लाहौर को छोड़े, इमरान खान जमान पार्क से बाहर निकल आए तो वो बड़ी बात है। सही बात है, कोई शक नहीं। मैं सैयद माजिर भाई की बात से सहमत हूं, मैं सैयद माजिर भाई की बात से सहमत हूं। कोई जलसा नहीं हो रहा, कोई बात नहीं है। आपको पता ही है भाई आप लोग हकीकत पे क्यों नहीं बात करते यार? आप ख्वाहिशों पे हकीकत पे सैयद साहब, मैं कुछ अर्ज करूं हकीकत पे। चले आप बात पर टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे चौधरी साहब अब अपना। नवाज नहीं है, कहीं और से आ रहा होगा। मैं ये कह रहा हूँ चौधरी साहब 1 महीने के 3-4 बात बोल रहे हैं जी सर। जी सादी साहब जी, मेरी बहन, मैं कह रहा हूँ पहले इनके लिए नारा लगा दूं मैं, जिए महाजिर। अब बोले सर, आप बोले चौधरी साहब। आपकी मर्जी, आप एनकेएम के आदमी, आप लगा सकते हैं। नहीं, जो भी करें, आपकी मर्जी। आपने कल 2-3 बातें भारी भारी हल्दी आफ्ता है जो भी। आज तो आपने देखा ना कि MQM पूरे मीडिया पे बैठी हुई थी। आज तो MQM के सारे कारकुन बैठे हुए गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया के ऊपर, कहते जी हम कराची को जो किसी सूरत भी इस तरह खत्म होते हुए नहीं देख सकते, हम कहीं काम नहीं हो रहा, ये जो मेयर आया है, सिंध का मेयर आया है, ये कोई काम नहीं कर रहा, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दो हफीज नईम साहब जमात इस्लामी वाले, और मैं बता देता हूँ ना, एक्चुअल ये बड़ी बात है। सैयद साहब बात ये है कि मैं जहाँ तक समझता हूँ, मगर यूके वाली MQ नहीं, पाकिस्तान MQM की बात कर रही हूँ मैं, यूके वाली नहीं बात कर रही। यूके वाली है, इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो वो ही बैठे होते मीडिया पे। तो ये जो साजिद भाई की पार्टी है यूके वाली, साजिद भाई की पुरानी पार्टी, साजिद भाई उसको पसंद करते हैं। ईशा की नमाज के लिए अल्लाह। तो अच्छा, मैं ये कह रहा था कि दरअसल बात ये है कि एक अल्फाज है, दिवालिया हो गया जी, फाइनेंशियली दिवालिया हो गया। और PTI के साथ ये हुआ है कि ये इनके लीडरान के अलावा इनके कारकुन, इनके चाहने वाले, सबका दिमागी दिवालिया हो गया है। तो ये एक नई चीज ये लोग शो कर रहे हैं कि इन लोगों का दिमागी दिवालिया हो गया है। भाई अक्ल के नाखून में जो आज की रिपोर्ट है, जो इनके पंजाब के वजीर आला, उनकी जो जायदाद है 2 अरब पे पहुंच गई है। गुलजार की ना, गुलजार की वो कैसे पहुंच गई? 3.5 साल में 3.5 साल में जो है ये इंसाफ कर रहे थे ये लोग। इनकी वाइफ के जो बेटे हैं, उनके जो अकाउंट चेक किए गए हैं, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट में, जो फराग गोगू से जाके कैश लेते थे, और कोई 2-4 अकाउंट नहीं थे, जो अकाउंट पकड़े गए, कई 100 अकाउंट थे इन लोगों के, उसमें जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन है, अब तो वो सब सामने आ रही है।
तो ये जितनी तहरीक इंसाफ है ये खुल के सामने आ रही है, लेकिन लोग पता नहीं क्या दिमागी दिवालिया ही कह रहा हूँ मैं, इससे ज्यादा अच्छा अल्फाज मुझे मिल नहीं रहा है, क्या बोलूं। और लगे हुए पीछे लोग गाना गाने में। और भाई ये एक झूठा आदमी, अभी इन लोगों का दिमागी दिवालिया इसलिए ज्यादा हो रहा है कि जो अभी कार्रवाई हुई है तो चलो जी, महमूद साहब आ गए। चौधरी साहब आपकी वजह से वेलकम करें इनको, आप किससे बात करें? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। वो एक पीटीआई का लीडर ही है जिसको लंदन में 52 करोड़ का जुर्माना हुआ है। एक पीटीआई का ही वो है, वो चेयरमैन है जो लंदन भागा हुआ है। कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है और उसको जो जुर्माना हुआ है, क्या नाम है महमूद भाई, क्या नाम है उसका, नाम पता है आपको? महमूद भाई नाम क्या है? मुझे इस बारे में नहीं पता, अगर पता करूंगा तो फिर आपको बता दूंगा। पीटीआई का हैगा तो आप बता रहे हैं पीटीआई का वो आदमी है तो होगा पीटीआई का, जो मुझे मालूम नहीं है, जो मुझे मालूम नहीं है तो उस पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा ना। अब आप पीटीआई के लोग हैं, आप लोगों को पता होगा। चौधरी साहब के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है और बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं वो सियासत के अंदर। अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन है, अरबों रुपए की ट्रांजेक्शन पकड़ी गई है। आप किसके अरबों रुपयों की वो बात कर रहे हैं कि पकड़ी गई है? भाई पीरनी के बेटों के पास, पीरनी के बेटों की जो सारा गोभी से ये जाके डेली बेसिस पे कैश जो लेते थे पीरनी के बेटे, वो सारी ट्रांजेक्शन पकड़ी गई है। आप मीडिया देखे पाकिस्तान में आके बैठे ना, आमदनी छुपाने पे 1.5 मिलियन पाउंड का जो आमदनी छुपाने का अल्ताफ हुसैन को होगा। आपकी बात से मना नहीं कर रहा, किसी का भी होगा, कुछ भी छुपाने से कुछ भी हुआ होगा। अब आपकी बात से इनकार नहीं कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ जो हमारा टॉपिक है अभी पाकिस्तान की सूरत हाल पे, आप उसमें आ जाइएगा। जो टॉपिक चल रहा है पाकिस्तान में, वॉल्यूम चेंज हो रही है, पीटीआई की कंडीशन क्या है, हमें क्या करना, इरान में क्या हो रहा है, हमें क्या करना, कनाडा में क्या हो रहा है, हमें क्या करना, अमेरिका में क्या हो रहा है, हमें करना ये कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान के लोग ये चोर डाकू डकैती करते हैं 3.5 साल तक, इन्होंने तो 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया 3 साल में। 3 साल में 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लोन लेने में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, झूठ बोलने में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। कौन सी ऐसी चीज बता दें कि इन्होंने उसमें रिकॉर्ड नहीं तोड़ा? कोई भी फौजी ढंग से बात में इन्होंने अटैक किया, तो हर चीज है कोई एक अच्छा काम नहीं किया इन्होंने, जितने गलत काम थे उसमें इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपको पता है ना क्या आपके चैनल बंद रहते थे, आपने लिखने दिया था। ये किधर है लाठी, किधर है ये? हाँ देखा ना, चौधरी साहब मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ, लानी का मुझे नहीं पता किस साल की बात कर रहे हैं आप। आपको जब हकीकी के बंदे ये कहते थे कि आमिर और अफाक अहमद कहता था कि हमें पता है कि ये माल लेता है इंडिया से। बात हो रही है अभी की पाकिस्तान में इमरान खान ने क्या कर दिया, ये दिमागी दिवालिया हो गया लोगों का। क्या है दिमागी दिवालिया हो गया, क्या है भाई? चौधरी साहब कभी नहीं सुनेंगे एमकेएम के खिलाफ बात, इसलिए कि वो एमकेएम के बहुत बड़े कारकुन हैं। वो पूरी झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं एमकेएम के लिए। हकीकी क्या कह रहे हैं? हकीकी क्या मतलब क्या? चौधरी साहब छोड़े आप महमूद भाई को, मेरे पास में अहमद और आमिर खान क्या कहता था कि अल्ताफ हुसैन ने इंडिया से पैसे पकड़े हुए हैं। ये कौन है? किसकी बात कर रहे हैं? जब वहाँ पे लड़ाई हुई थी तो बकायदा दोनों का इसका जवाब तो सिर्फ जैदी साहब दे सकते हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होगी 100%। भाई सैयद साहब इनका दिमागी दिवालिया हो गया है, ये फाइनेंशियल दिवालिया नहीं है, ये दिमागी दिवालिया का केस है। इनके लिए जो है ना हम सबको मिलके जो है ना अच्छे
साहब बात तो सुने यार, चौधरी साहब अभी आपने, चौधरी साहब सुन तो ले, चौधरी साहब सुन तो ले। माल खा के लूट मार करके इन लोगों की तादाद थोड़ी बढ़ गई थी, तो अब इन लोगों का चौधरी साहब सुन तो ले यार, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, इन लोगों का इलाज किया जाए भाई, चौधरी साहब मेरी बातें सुने। समझाया जाए, ध्यान से बात की जाए। चौधरी साहब कह रहे हैं कि इनका दिमाग का दिवालिया हो गया, इनका इलाज किया जाए, किसी डॉक्टर का अरेंज किया जाए। ये बेचारे 3.5 साल में परेशान हो गए, इनका दिमाग बिल्कुल खत्म हो चुका, इनको डॉक्टर की जरूरत है, माहिर डॉक्टर। भाई साहब, ये शहजाद मिर्जा के दोस्त हैं, आपको पता है? सर जी मुझे सब कुछ पता है ये किसके दोस्त हैं। चौधरी साहब जरा सुन तो लें, चौधरी साहब ने अभी फराह गोगी का नाम लिया, चौधरी साहब किस किस का नाम लिया, चौधरी साहब सुन रहे हैं ना? जी सुन रहे हैं। सुनिएगा फिर जवाब दीजिएगा, पहले सुनिए आप। फिर आज क्या हुआ कि एक गब्बर सिंह को बोला गया कि भाई तुम भी निगरान वजीर आजम बन सकते हो। कौन गब्बर सिंह, आप समझ गए होंगे वो गब्बर सिंह को नहीं। अच्छा पूरी दुनिया उसको गब्बर सिंह से जानती है, आप नहीं जानते यार। सही भाई कैसी बातें करते हैं यार। गब्बर सिंह से आप 10 किलोमीटर से आप तो नहीं जानते, हम तो आप ही को जानते थे। आप बताइए कोई और गब्बर सिंह है? सुन तो ले, गब्बर सिंह ये वो गब्बर सिंह यार, सुन तो ले, ये वो गब्बर सिंह है जिसने फारूक सत्तार को, आपके अलावा कोई गब्बर सिंह है कराची में? चौधरी साहब पूछ रहे हैं साजिद साहब के आपके अलावा कोई गब्बर सिंह है? सेकंड, फर्स्ट आप है, सेकंड कौन है? मैं ये सुनेंगे तो पता चलेगा ना कौन जी है। जी 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 वो गब्बर सिंह है जिसने 40 लाख रुपए की लैंड क्रूजर फारूक सत्तार को दी थी, फिर फारूक सत्तार को उस एमक्यूएम से निकाल दिया था। आप सुन तो ले यार, पूरी बात तो सुन ले। आपका कारकुन है बहुत पुराने साजिद भाई, इनको पता नहीं कैसी कैसी खबर लाते हैं। वो गब्बर सिंह है जिसका नाम टसूरी है, समझे आप शक्ल देख लें, उनके करतूत देख लें, उस टसूरी को जिसको आज आपने कहा कि भाई तुम भी वजीर आजम बन सकते हो। नहीं करो यार, ये मजाक नहीं करो, ऐसा मजाक पुराने दोस्त हैं लोगों के, ये एमकेएम वालों के पुराने दोस्त हैं, तो इनको प्रमोट कर रहे हैं ये साजिद भाई। वो सिद्दीकी ने नाम दिया है नहीं दिया है आज कमरान टसूरी का? ये कौन है टसूरी? ये टसूरी गवर्नर, टसूरी कौन है ये बताएं, इनको वाजे करें, एक्सप्लेन करें। गब्बर सिंह है, ये जो है बहुत बड़ा स्मगलर है, क्या कहूँ आई डोंट नो, मैं कुछ नहीं बोल सकता उसके बारे में। मेरे भाई वो गब्बर सिंह है, कुछ भी करवा सकता है हम लोगों के साथ, क्योंकि भाई हमें अभी जिंदा रहना है, बोरी में बंद लाश नहीं चाहिए हमें। मुझे अरे नहीं, खान साहब कहते हैं सुकून सिर्फ कब्र में। 10 किलोमीटर वाले सिंह है ना, उन्हीं की आवाज सुनते हैं, उन्हीं को प्यार करते हैं, उन्हीं की आवाज सुनना चाहते हैं। उसकी आवाज सुन के मिसिसागा, ब्रैम्पटन, हैमिल्टन, मेरे भाई खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज उनका नाम दिया है। आप भी निगरान वजीर आजम हमारी तरफ से पेशकश है आपको, समझे? आप जो है बिल्कुल नन्हे के आगे बन गए कि आपको नहीं पता कौन है ये। यार साजिद साहब ऐसा मजाक नहीं करो यार, ठीक है आपके ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन आप फेवर की बात करें उनके लिए, लेकिन ऐसा मजाक तो नहीं करें। जैदी भाई की तो हर बात पे लगभग कहते हैं। जैदी भाई से पूछ ले एमक्यूएम ने नाम दिया है नहीं दिया, जैदी भाई से आप जरा पूछ ले कि टसूरी का नाम आया है नहीं आया एमक्यूएम की तरफ। मैं यही पूछना चाह रही हूँ जैदी साहब को, आपके साथ से ज्यादा इन्फॉर्मेशन। जी जैदी साहब क्या कहेंगे? एक बात मैं कह दूं, फिर जैदी साहब से लेकर, अगर टसूरी का नाम आए तो टसूरी जो है एस्टैब्लिशमेंट के खास आदमी है, अगर उनका नाम आ गया है तो हो सकता है वही ना बन जाए वजीर आजम। चौधरी साहब कह रहे थे एमक्यूएम के, वो कह रहे हैं कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खास आदमी हैं कसूरी साहब जो हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो ही वजीर आजम बन जाए, मुल्क के 5 साल के लिए आ जाए, सिलेक्ट हो जाए वो 5 साल के लिए इलेक्शन के बगैर। उनकी औकात नहीं थी कौंसिलर बनने के लिए, वो जो है एस्टैब्लिशमेंट ने उनको गवर्नर बनाया। मैं साजिद भाई के मतलब की बात करने वाला हूँ, साजिद भाई के मतलब की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये टसूरी हो गए, जो भी हो गए, ये जो पूरा ग्रुप था, ये एक खास पार्टी के लोग थे जिन्होंने आके अपना काम कर लिया, अपनी अपनी जगह वापस चले गए। तो इसी तरह पीटीआई में भी एक खास पार्टी के लोग थे, उन्होंने अपना अपना टाइम किया, टाइम पूरा किया, अपनी अपनी जगह पे चले गए। पीटीआई में सारे पसोड़ी थे उसमें। हाँ पसोड़ी थे, ये टसूरी थे, वो पसोड़ी थे, समझे? तो सारे जो है वो चले गए अपनी अपनी जगह पे पसोड़ी। अरे ये जैदी साहब जो ना क्वाइट बैठे हुए खामोश क्यों? आखिर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ऐसी जो ये लोग बोल रहे हैं। मौका दें यार। जी जैदी साहब। जी जैदी साहब। जी जी समीना, अगर नाम वो सही कह रहा है साजिद कि उन्होंने अपना नाम दिया है, तो नाम देने तो हर एक अपना नाम दे रहे हैं ना, वो उनके हमारा नाम भी दे रहे यार कोई, वो कह रहे हैं हमारा नाम भी दे दें। किस चीज के लिए?
आप उनके साथ निगरान वज़ीर आज़म बनने के लिए और क्या, आप अगर उनके नाम साथ दे देंगे ना, बैठेंगे, ओवरसीज से हमारा नाम दे आप। अब ये देखें ना, साजिद भाई का नाम कब आता है, पुराने कारकुन है उनके, इनका भी नाम आ सकता है, मेरा रास्ता छोड़ जाएगा कोई। सैयद साहब, आप हैं सिर्फ उनके वो बेचारे जिन कारकुनों को जिनसे कब्रिस्तान भरे हुए हैं, मंगोलियां खाने वाले, उनकी माएं आज तक रोती पीती इनसे हैं। सुने, महमूद भाई को तो बहुत कुछ मालूम है इस बारे में। उनको तो फौज ने मारा है यार। मुझे और आपको कौन पूछता है? अरे ये मशीन गने ऊपर जो लेते थे, चलाते थे, नहीं नहीं, उनको 92 के ऑपरेशन में, उनको 92 ऑपरेशन में फौज ने मारा है। आमिर और वफाक अहमद को कोई उसका नाम नहीं ले सकता था, नहीं, उनका बयान आफाक को भी, आफाक और आमिर को भी फौज लेके आए थे, और फौज ने 92 के ऑपरेशन में जो उन्होंने बाद में बोला गलत था, उसमें उन लोगों को मारा है। फौज ने मारा ना उनको, तो किसने? फौज ने गलत बोल के मारा ना, बोला जीनापुर बना रहे उनको, बेचारों 20,000 लोगों को मार दिया फौज ने, सही है ना। तो आप उसको बोले, फिर वो बात गलत निकल जाएगी। फिर वो चौधरी शुजात ने 50 कारकुनों को हमने मारगिला की पहाड़ी पे मार दिया, सही है ना। नहीं तो फौज ने 92 का ऑपरेशन सुनिए, उसमें 20,000 लोग मार दिए, बाद में कहने लगे कि वो जीनापुर नहीं बना रहे थे। आप ये क्यों नहीं मानते कि चौधरी शुजात ने मौलाना वो जो थे तकबीर वाले सलाउद्दीन, उनको कहा था कि बादशाह मुझे खबर है कि आपको मारने के तुले हुए हैं। अच्छा, तो आपको ये पता है कि सलाउद्दीन को किसने मारा था? जनाब, ये चौधरी शुजात का इंटरव्यू था, ये मौलाना मैं आपसे सुनिए, मैंने खुद उनके मुंह से सुना है मौलाना, सुनिए सलाउद्दीन से, अरे ऑनेस्ट टू गॉड, सऊदी अरेबिया में उन्होंने कहा है, सऊदी अरेबिया उनका एक प्रोग्राम था, तो मैं कर रहा था। सुनिए सऊदी गजट के लिए उन्होंने कहा जी मुझे मेरा इसका जो बाप था चौधरी ज़हूर लाई, वो मैं उसका हमअसर हूँ, और उसका बेटा वजीर दाखिला है, और मुझे कह रहा है कि जी अपना हाथ हौला रखें, आपकी जान को खतरा है, और मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं ये बात बता दूं, अब मेरी बात सुने, आपको ये बात बता दूं, ये आप जो मीडिया ट्रायल करते हैं ना, ये सही नहीं। आप जरा इन्वेस्टिगेट करें इसको, सलाउद्दीन को, उनके दामाद, उसका नाम था रफीक अफगान, मुझे पता है उनका, वो बेटी भी नेपाल की, मुझे सारा पता है, मुझे पता है वो सारा उनका दामाद रफीक अफगान कह रहे हैं, वो याद रखें जी। रफीक अफगान उनका दामाद था, उसने मारा था, समझे। तो आप ये कहानी ना सुनाए, हमें सब पता, हमें भी सारी खबरें पता होती हैं, हमें कहानी ना सुनाए। आपको जो पीटीआई के खिलाफ है वो खबरें हैं, नहीं, आपने गलत बात कही ना, आपने सलाउद्दीन वाली बातें गलत करी। चले जी रिया बहन ने जो है इनको अल्ताफ का टीका लगा दिया, इतना उछल रहे हैं, लग रहा है मुझे कोई कार्रवाई हुई है इनके ऊपर, टीके की कार्रवाई। अच्छा सुनिए, मेरी बात सुनिए, आपको 1995 का वो इंटरव्यू याद है? अच्छा चलो, जैदी साहब से पूछ ले, जैदी साहब से पूछ ले, मैं गलत कह रहा हूँ। 1995 में जब उन्होंने कहा था, जब अफाक और ये इनका वो इनका नाम नहीं लेने देते, चले जी, कहीं नहीं जाइएगा। उन्होंने कहा था कि ये अल्ताफ हुसैन हमारा इख्तिलाफ नजरियाती है, क्योंकि हमें पता है कि इसने इसराइल से, उसने इंडिया से, भारत से पैसे लिए। हाँ, इंडिया से पैसे। आप इसके ना केस क्यों नहीं चलाया? फिर उसके बाद उसके बाद उसके घर पे क्यों जाते थे ये सारे फौजी और ये सारे वजीर आज़म बनने के लिए? अगर वो रॉक एजेंट था, उसको इमरान खान ने अपनी काबीना में क्यों शामिल कर दिया? आप कहेंगे फिर इमरान खान के घर भी जाते थे। तो इमरान खान सबसे ज्यादा नफीस लोग हैं। जी, तो वो तो फिर वो उसके नवाज शरीफ के घर भी जाते थे, उसका क्या बना लिया? सैयद साहब मुझे मौका देंगे बोलने के लिए? वो ब्रेक पे जा रही है, आपको बिल्कुल मौका दिया जाएगा। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार, और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देख रहे हैं। अब आप ये देखें कि टॉपिक क्या होता है और चला जाता है किसी और टॉपिक पे, बात होती है किसी और टॉपिक पे। चौधरी साहब आते हैं और आने के बाद ये लोग जो है ना फौरन एमकेएम को स्टार्ट कर देते हैं, एमकेएम स्टार्ट हो जाती है। आप नहीं करते, कॉलर कर देते हैं स्टार्ट आपके साथ मिलकर। मेरे आते ही हंगामा हो जाता है,
चौधरी साहब का इंतजार। चौधरी साहब का इंतजार है कि चौधरी साहब तशरीफ लाएं और फौरन जो है ना हम लोग फौरन इस पे चले जाएं। टॉपिक पे बात करें, केयर टेकर गवर्नमेंट की बात हो रही है, आइंदा जो देखिए वो तो बात हो रही है, लेकिन मैं अभी जो बात करना चाह रहा हूँ ना, मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये हमारे महमूद साहब हैं, कभी कभी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन कभी कभी करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं। ज्यादातर नहीं ये करते क्या है। सुने कल वीकेंड है, मैं गया था ओकविल वाले कढ़ाई पॉइंट पे, जबरदस्त कढ़ाई है वहाँ पे, और मैं सारे अपने कॉलर जितने भी हैं और जितने भी देख रहे हैं लोग, उनको मैं कहूँगा कि आप जो है वो ओकविल वाले कढ़ाई पॉइंट पे जाएं, शहजाद भाई से मिले वहाँ। तो आप अपना सैयद भाई अपना क्रेडिट कार्ड नंबर दे आए उनको, अगर हम चले जाएं तो वो पे आप कर दे, आपके कार्ड से पे हो जाएगा। कौन साहिल भाई, आप जाएं, आप मेरा नाम लीजिए, मैं पे बस आप नाम ले लीजिएगा, वो वहाँ से पे कर देंगे। मैं पे करूँगा, आप मुझे आप फिक्र नहीं करें, मेरा नाम ले, मैं पे कर दूंगा यार आपको। यार ये क्या दावत का तरीका है, ये पहले मैंने देखा है, जैसे किसी को अच्छा दावत का ये तो तरीका नहीं होता अपना। सैयद साहब देखिए जितने भी स्पॉन्सर हैं इनको आप लोगों ने जरूर सपोर्ट करना है, जौक पे भी जाना है, जौक से भी बात करनी है, आप लोगों ने सब चीजों जगह पे जाएं, जाके बात करेंगे। जी हम यहाँ पे आवाज एंटरटेनमेंट पे आपका ऐड देख रहे हैं, चल रहा है, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लाखों लोग देखते हैं, आपने उनको सपोर्ट किया हुआ है। यकीनन आप जैसे स्पॉन्सर ही चाहिए थे, डिक्सी पे जाएं, जितने भी ऐड चल रहे होते हैं इनको जरूर, आप स्पॉन्सरों को जरूर आप लोग जाया करें, आप लोग की वजह से ही ये शो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, और स्पॉन्सरों की वजह से चलता है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलाना, इसको रन करना, ये ज़हन में रखें। और जो भी अपने बिजनेस को चाहता है प्रमोट कराना तो हमसे जरूर कांटेक्ट करें, हमारा नीचे स्क्रीन पे ईमेल एड्रेस भी चल रहा है, ईमेल एड्रेस भी है, नंबर भी है, आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे 100%। आप बस सिर्फ एक दफा हमारे साथ जुड़े, अपने बिजनेस को हमारे साथ लेकर आए। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, जरा इनका फोन आ रहा है, जरा इनको ले लूं। जी हेलो जी सैयद साहब से, सैयद साहब हम भी इनवाइटेड हैं डिनर पे, हम भी चले जाए वहाँ। सर जी जिस तरह से वो दावत दे रहे हैं कि भूख लग रही हो तो खत्म हो जाती है जी। काफी दिनों से नहीं आ रहा, हमारा एक भाई मिसिंग है, वो काफी दिनों से नहीं आ रहा, प्लीज अगर वो मेरी आवाज सुन रहा है तो भाई वापस आओ। सही, We need a bunch of color, okay? सही कह रहे हैं। नाराज नहीं होते, कभी हो जाता है, जरा गर्मी सर्दी हो जाती है, मेरी तो तकलीफ और रोज होती है किसी न किसी से, लेकिन शो छोड़ के तो नहीं ना कुछ जाता। नाराज हो गए 15-20 मिनट के लिए, नाराज हो गए सबसे साथ, कई दफा ये 5 मिनट की नाराजगी होती है, फिर एक कैसे हो जाते हैं, नाराज नहीं होते किसी से। प्लीज आइए, अच्छा, और आप ही आइए। Soon I hang up, I want your call, okay? थैंक यू सो मच। और सैयद साहब हमें तो स्पेशल इनवाइट करेंगे तो हम तो डिनर पे आएंगे। सही, अल्लाह हाफिज़। भाई साहब मैं गया था मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़ने के लिए, आज का टाइम चेंज हो चुका है, उन्होंने नमाज जल्दी खड़ी, इसीलिए मैं मस्जिद से। अच्छा जी, मस्जिद गए थे आप नमाज पढ़ने के लिए, तो अच्छा अभी जो सिलसिला चल रहा है जिस पे बात हो रही है, आप ये बता देंगे इमरान खान को किस वक्त ये लोग गिरफ्तार करेंगे, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, आप लोग इस पे बात नहीं करते, आप लोग जो है ना बात करते हैं दूसरी चीजों पे। समीना आप भी जैसे कमाल करती हैं, मौलवी साहब से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि नमाज के जो फराज है ना वो सूरह अल-नूर में भी पढ़ाया करे जरा। सुने एक मजे की बात सुन ले, आज वीकेंड है इसलिए मैं ये बात आपको दोबारा से दोहरा रही हूँ। सैयद साहब कह रहे हैं कि वो कहते हैं, सैयद साहब है वो कहते हैं कि मैं मस्जिद गया था नमाज पढ़ने, ईशा की पढ़ कर आया, मौलाना साहब ने थोड़ा जल्दी नमाज शुरू करी है, वो कह रहे हैं कि आप रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी मौलाना साहब से कि थोड़ी बड़ी आयतें पढ़ाएं ताकि जो है ना 11 बजे तक आपकी नमाज खत्म हो ईशा की। बिल्कुल। ऐसा नमाज में मजाक नहीं होता, समझ गए। आपका दिल नहीं लग रहा नमाज में, आप जरा नमाज में दिल लगाएं, ये तो प्रोग्राम लहुल हाफ है, चलता रहेगा इसमें। ये तो वही लग रहा है। आपको पता है कि इन्होंने तो, आप एक बात सुने, इन्होंने मुझे एक बात तो सुने, अरे बात तो सुने आप लोग सब लोग, इन्होंने एक बहुत जबरदस्त पीटीआई के लिए गाना बनाया है और वो इन्होंने मुझे भेजा है, पर वो मैं चला नहीं सकती, इसलिए नहीं चला सकती कि उसमें मुझे कॉपीराइट लग जाएंगे, मेरा चैनल बंद हो जाएगा। म्यूजिक कोई दूसरा शुरू किया हुआ था और ये इन्होंने रिक्वेस्ट की है मुझे कि प्लीज वो गाना चला दें, तो मैंने कहा आप लाइव ही गा लीजिएगा, जबकि इन्होंने अपनी वीडियो में बोला है कि समीना जबीन अब मैं तकरार में ये गाना पेश कर रहा हूँ इमरान खान के लिए, तो मैंने कहा लाइव ही सुना दें, आप तो रोजाना आते तो हैं फोन पे, तो आप गुनगुना दें, सुना दें, हम सुन लेंगे। हाँ, यकीनन चला नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। हाँ
14 साल की ऐसी ऐसी बेतुकी बातें सुनते हैं, आपका गाना क्यों नहीं सुनेंगे यार? एग्जैक्टली सही सही कह रहे हैं यार, सही कह रहे हैं, खुश रहे बस। आपने एक सवाल किया था अभी इमरान खान की सिचुएशन के बारे में। मैंने आपको बताया है कि इमरान खान ने एक तरफ की चाल चली है, 2 बजे कॉल दी है उसने जी। तो अच्छा, आपको ये देखें जैसे साजिद साहब ने कहा था 14 अगस्त को इमरान खान एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। दिवालिया हो गया, दिमागी दिवालिया, मैंने गलत नहीं कहा है। इमरान ये जो है वो खुद ही कॉल भी दे रहा है, खुद ही, अब कैसे मैं क्या कहूँ। ठीक है, अच्छी बात है अगर कॉल दिए उन्होंने, और मैं तो दुआ करूंगा कि भाई वो खुद भी आए, लोग भी आए, एक जमे गफीर हो, और जरा हम भी देखें। नहीं, जो साजिद साहब ने कहा था 14 अगस्त को इमरान खान बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, तो क्या जलसा करने में वो कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे? उनको जलसा करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या उससे पहले इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मेरा सवाल है तमाम कॉलर से और देखने वाले सुनने वाले, जो भी देख रहे हैं वो आके कॉल करके बता सकते हैं। 14 अगस्त को कौम को तोहफा दिया जाएगा, यानी कि गिरफ्तारी का। मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। मैंने तो ये 14 अगस्त को लग रहा है गिरफ्तार, आप भी ऊपर के आदमी लग रहे हैं, 14 अगस्त पक्का लग रहा है, ये कौम को तोहफा दिया जाएगा। मैंने तो ये कहा 14 अगस्त। दानिश आप बताएंगे 14 अगस्त को इमरान खान क्या गिरफ्तार हो जाएंगे? जो जलसा करने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? बहुत खामोशी से बैठे हुए आप लोग, तो इनकी बात सुनने लग रहा है, आप शो में है ही नहीं इस वक्त मौजूद, तो मैंने कहा आप ही से सवाल करूं, आप भी बता दें कि बताएं। ये साजिद साहब ने कहा 14 अगस्त को, और वो जो कॉलर है मेरे सैयद साहब, वो तो कह रहे हैं कि कल ही इमरान खान का जलसा होगा, तो देख लेंगे कितना क्राउड निकलता है। अभी क्राउड निकलने से ज्यादा जरूरी तो ये है कि देखना ही है कि इमरान खान खुद घर से निकल के उस जलसे तक पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। राइट। पिछले कुछ अरसे में जहां जहां वो पहुंच रहे हैं, जिस तरह से वो क्या कहते हैं पिज्जे के डब्बे उठाकर उनके आसपास बुलेट प्रूफ जो है वो शीट्स लगा के, बाल्टियां उनके सर पे डाल के जिस तरह से उन्हें लेकर जाया जाता है, उससे तो अभी तक यही साबित हुआ है कि बहुत ही बुजदिल किस्म के इंसान है, बुजदिली दिखा रहे हैं। पहले तो वो बड़े खड़े होकर बड़े दावे करते थे कि मैं किसी से नहीं डरता और ये और वो, तो अब उनके घर में लोग बाल्टी ढूंढ रहे होते हैं कि बाल्टी किधर चलेगी वॉशरूम, जब पता चलता है इमरान साहब जो हैं वो सर पे बाल्टी पहन के तो अदालत में पेशी देने। निशान बाल्टी बना ले अभी। हाँ, मेरा ख्याल है वो ज्यादा सूट करेगा अभी। वैसे भी आज साहब कुछ बोल रहे हैं, एक सेकंड जी। आज वैसे परवेज खटक साहब ने बयान दिया और परवेज खटक साहब ने कहा कि पीटीआई, कौन सी पीटीआई, मैं तो सिर्फ एक पीटीआई को जानता हूं, वो पीटीआई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है, और इस दफा आपको इलेक्शन में हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ही नजर आएगी। और उन्होंने साफ साफ इस चीज को साफ साफ बोला है कि 9 मई के सारे वाकयात की जितनी प्लानिंग थी और जितने ऑर्डर्स थे वो इमरान खान साहब ऑलरेडी दे कर गए थे कि जब मैं गिरफ्तार हो जाऊं तो उसके बाद आपने ये करना है। आपकी शायद आपको ये इत्तला, आपकी ये खबर आपकी नजरों से नहीं गुजरी कि जावेद लतीफ साहब ने कहा कि जो बड़ी बड़ी कुव्वतें थी जिन्होंने बेनजीर को हटाया, जिन्होंने भुट्टो को मरवाया, वही कुव्वतें हैं जिन्होंने ये 9 मई का वाकया किया। उन्होंने साफ तरीके से आके कहा, तो अब इसमें क्या कहेंगे कि इमरान खान का हाथ था? उन्होंने तो खुद कह दिया जावेद लतीफ साहब ने, वही बड़ी कुव्वतें हैं जिन्होंने ये वाकया कराया, ये हादसा कराया 9 मई का। तो अब इसमें क्या है, रोशनी डालेंगे सर साहब? चले, मैंने आपको परवेज खटक के बयान का खुलासा बयान किया, क्योंकि परवेज खटक जो थे वो पीटीआई के टॉप लीडरशिप पे थे, टॉप लीडरशिप। जी, आपने 5 साल केपीके का वजीर आला रखा है। मुझे आप एक बात बताएं, आपके बगल में जो बंदा बैठाया हुआ है, जब आप इसी को बुला लेते तो हमें क्यों बुलाते हैं आप? देखिए, कॉलर का प्रोग्राम है, कॉलर को भी आना चाहिए ना, ये तो कॉलर है, ये तो ऐसा अरे आपके मुताबिक यहाँ बैठ के हम जो है वो तस्बीहां पढ़ते रहे, इमरान खान की तारीफ करते रहे, वो सही है, लेकिन जायज तनकीद करें तो आपको आग लग जाती है, आपको उस पर तकलीफ शुरू हो जाती है, ये तो गलत बात है। हम आपकी तनकीद सुनते हैं, आप भी तनकीद सुना करें। सही बात करें ना, आपके पास आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें। जी, हेलो जी। नहीं कासिम साहब, बहुत अच्छी बात की है जो इन्होंने अभी की है, पर्सन नहीं हुए लेकिन उनका पूरा हक है तो वो बात कर सकते हैं, बिल्कुल मर्जी करें। लेकिन पहले दफा जो इन्होंने बात की थी वो ये पर्सन हो गए थे, इमरान खान से इन्होंने बात की थी, मैं इसलिए बोला था, इसलिए इनको बोला। बाकी ही हैव अ फेस का, ही इज लाइक एवरीबॉडी एल्स, ये जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन पर्सन मिल जाए किसी की फैमिली में पहना जाए जी, तो बाकी इज अ फेयर गेम, ही कैन से व्हाटएवर ही फील लाइक। सैयद साहब जरा हौसला रखा करें, एवरीबॉडी हैव अ राइट टू से व्हाटएवर ही वांट टू से। डेफिनेटली हम तनकीद करेंगे तभी तो इस्लाह होगी।
अगर आप तनकीद नहीं करेंगे तो इस्लाह कैसे होगी? बाकी रही उनकी वो जो क्या नाम है खड़क साहब अपने घर की भी सीट जीत लेना नौशहरा से तो बड़ी, अगर बल्ले का निशान हुआ बैलेट पे तो बल्ला इनको मार के ना इनका बुरा हाल कर देगा। सर आपको मेरा ख्याल है खटक साहब का असर रसूख और उनकी फैमिली की जितनी मजबूत जड़ें हैं नौशहरा में और केपीके में, आपको उसका अंदाजा नहीं है। बात भी तो सुना करो ना। जी तो सुना करो। जी अगर बल्ले का निशान हुआ ना बैलेट पेपर पे तो ये जो खड़क साहब है ये अपने नौशहरा की सीट भी जीते। चले ये आपने दावा किया है, ठीक है, ये आपने दावा किया, मैं भी आपको एक दावा करता हूं, अगर बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर हुआ भी तो 30 से 36 सीटों से ज्यादा पीटीआई को किसी जगह पे सीट नहीं मिलनी। वो तो उन्होंने करना ही करना, वो तो सारी दुनिया को पता। वो तो हमारे जो सैयद साहब है इन्होंने 6 माह पहले बता दिया था 30 सीटें मैक्सिमम, सारे 30 40 सीटें जीतेंगे। जिन्होंने करना है उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया हुआ है, और जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर के लिए नाम लेना है दे ऑलरेडी डिसाइड है। उन्होंने कहा जी वो नवाज शरीफ साहब बताएंगे, दे ऑलरेडी डिसाइड है हु इज गोना बी प्राइम मिनिस्टर। ये कोई किसी को नहीं होना चाहिए कि नहीं, दे ऑलरेडी डिसाइड है। जो मोर फेवरेट है जो है अपना वजीर खजाना है शेख साहब, मुझे तो वो अच्छे लगते हैं, अब्दुल हफीज शेख साहब। हाँ, उनमें खास बात ये है कि क्योंकि वो पाकिस्तान के पहले ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और पाकिस्तान की इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, जो मईशत की सूरत हाल है, वो उसको बहुत बेहतर से जानते हैं। और अगर उनको कोई इकोनॉमिक मुआशी फैसले करने पड़े, बिल्कुल, और सारी पार्टीज में माशाल्लाह वो 5-5 6-6 साल रह कर आ भी चुके हैं, तो अगर सारी पार्टियों को बाकी जो फैसले करने हैं वो आपको जी जैदी साहब क्या कहेंगे? जी चौधरी साहब। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि महमूद साहब जो हैं कभी कभी अच्छी बात करते हैं और ज्यादातर जो है गलत बातें ही करते हैं। इनको बस इतना करना चाहिए, जो बात भी करें ईमानदारी से करें, इंसाफ से करें। महमूद साहब आपकी ये बात सुन रहे हैं। महमूद भाई आप सुन रहे हैं? मैं पूछता हूँ कि ये जो अल्ताफ हुसैन को हुआ है जुर्माना, ये गलत बात है? ये गलत बात है? ये मैंने जो बात की गलत है? आप बताएं। आपने फरूखी का तो बड़ा जिक्र कर दिया, आपने फलाने का कर दिया, धमाके का कर दिया, आप कभी पंजाब की बात नहीं करते हैं। उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। कभी आप देखा, आप चौधरी साहब को भी पता चल गया कि प्रोग्राम में बोलना कैसे है। बगैर महल कोटा सिस्टम की बात कर देते हैं, बगैर मौका बगैर महल पंजाब के ऊपर तनकीद कर देते हैं। आपको एक दिन मौका मिला था, आपने वो क्या, यानी आप अपनी उम्र देखें, और आपने वो जो केस कोर्ट किया था कि जी 4 बंदों ने उसके ऊपर दस्तखत कर दिए हैं, पंजाबी ऐसे होते हैं, फलाने होते हैं, फिर कह दिया कि जी ये टवाने किधर से बने, फलाने किधर बने। आप समझे नहीं चौधरी साहब, आप सिर्फ वहाँ पे रहते हैं, आप एक बात आपको जवाब देता हूँ मैं। वहाँ की तारीख का सिस्टम का कुछ पता नहीं है आपको। पता है जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनके बारे में आपको किसी एक नाम भी मुझे बता दें। आपको भगत सिंह का पता है, आपको शहीद का पता है, फिर मैं बोलूंगा के लोगों का नहीं पता। आपको पता है कि वहाँ पे जिन लोगों पे हम जिसके उन्हीं के खिलाफ तो हम जंग साजिद साहब आप क्या कहेंगे? देखिए इनको बोलना, मैं साजिद साहब से भी ले लूँ उसका जवाब जरा सा, 1 मिनट के लिए। जी साजिद साहब, ये वडेरों के खिलाफ है सबसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि साजिद साहब से। जी साजिद साहब, जैदी साहब, हमारी जो मैं बोलता हूँ वो इन्हीं जागीरदारों इन्हीं तो बोल भी लेना चौधरी साहब, वो नहीं स्टॉप होंगे, जल्दी बोले। महमूद भाई जो बातें करते हैं ना, वो एक ही बात जो है रोजाना कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने ये कर दिया, कराची में ये कर दिया, कराची में गोली चली गई, ये हो गई। कोई एक बात भी किसी भी कोर्ट में प्रूव नहीं हुई है। आपको क्या मसला है? अगर इन्होंने ईमानदारी से बात करनी है, अगर सिंध से बात करनी है, कराची में बात करनी है, हैदराबाद से बात करनी है, तो इनको सबसे पहले ये बताना चाहिए कि मोटरसाइकिलों पे 80s में 250 से 300 आदमी मारे उर्दू स्पीकिंग हैदराबाद में, गली कूचों में।
आज तक उस पे जिन्होंने मारे वो लीडर बने हैं। के लोग आए थे। देखिए उसके बाद जो है कब्जा कॉलोनी में घरों में बच्चों पे तेजाब तक डाले, 350 आदमी मार दिए। कराची ऑपरेशन के नाम पे, कराची ऑपरेशन के नाम पे 25,000 नौजवान कराची के मार दिए। तो महमूद भाई को ये सब बातें नजर ही नहीं आती। महमूद भाई की कान भी खत्म हो जाते हैं। आप बोल लीजिए, मैं हो जाती है इनकी। तो अकलमंदी की ईमानदारी से बातें करें आप। पंजाबियों ने मार दिए थे वो तो। नहीं मैंने ये कब कहा भाई, मैंने ये कब कहा पंजाबियों ने मारा? भाई मैंने कब कहा पंजाबियों ने मारा? यार आप जज्बाती हो रहे हैं। आप सुनो ना, देखिए आपको मैं बता देता हूँ ना, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप सुन लें। देखिए उनके जिन्होंने मारा था फौज में। अब ये आप गलत बात कह रहे हैं, फिर आपकी तरह मैं गलत बात कहने लग जाऊँ तो मैं तो ऐसी बात नहीं करता ना। गलत बात क्या कर रहे हैं? तो आप जो है आप जज्बात में जो है इस किस्म की बात कर रहे हैं। मैं आपको यही चीज रिपीट कर दूं तो मैं करूंगा नहीं, आपने मुझ पे फर्क क्या रह जाएगा? समझ रहे ना? मैं तो मैं हूँ, आपका एक लेवल है, जो आपका लेवल है वो आप। चौधरी साहब की समझ में बात आ चुकी है कि कॉलर से किस तरह बात करनी है। नहीं इनका लेवल देख लेना, मैं कोई इस लेवल पे थोड़ी जाऊंगा। कितनी बदतमीजी से बेतुकी बात कर रहे हैं। मैंने मुझे बता दे क्या बदतमीजी की है मैंने आपको? क्या कर रहे थे अभी आप? कहीं से कोई महजब आदमी, एक इतने बड़े चैनल पे बात हो रही है, आप कोई महजब आदमी इस तरह बात करता है? समीरा बहन बताएं, कोई महजब आदमी ये मुझे कह रहे हैं हम थे वहाँ खड़े थे, आप ये कर रहे थे, आप ऐसा कर रहे थे। आप अपनी रिकॉर्डिंग सुनने आपने कहा है कि नहीं? अभी दूसरे कानूनों में आगे कहा कि फौजियों ने इतने लोग कराची में मार दिए, इतने हैदराबाद में। तो आप फौजियों ने नहीं मारे भाई फौजियों का नाम लिया मैंने। आप अपनी तरफ से क्यों लगा रहे हैं? हैदराबाद में देखिए आपको, आप सुन रहे हैं, आप खामोश हो जाए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए आप खामोश हो जाए। अब आप सुने, आप सुन लें भाई, बात सुने, 1 मिनट बात सुने मेरी, 1 मिनट। क्या करें? देखिए पंजाबियों के साथ जो कराची में ज्यादती हो रही है वो भी बता देता हूँ आपको। एक मिसाल दे देता हूँ। एक क्रिकेटर है कराची में, हमें पता है वो पंजाबी है, वो कराची में पैदा हुआ। अरे एक बात सुने, ये मेरा लसानियत का शो नहीं है कि पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग और सिंधी, ये शो नहीं है। खुदा के लिए आप लोग इससे निकले बाहर। एक पाकिस्तानी बने और पाकिस्तानी शो है। आप अंदाजा लगाएंगे ये साउथ एशियन चैनल है, उसको सारी दुनिया देखती है। आप लोग लाके क्या आप जबान के ऊपर आ जाते हैं? किसने करा ये बात? आप लोग चौधरी सरवर की तरह जो है वो अपनी फौजी मारना शुरू कर देते हैं। देखिए किस तरीके से इन्होंने बदतमीजी की है और किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जेब नहीं देता इतने बड़े चैनल पे इस अंदाज में आप गुफ्तगू करें कि आपकी चीज। जैजी साहब को देखें कितने खामोशी से बैठे, कुछ बताएं, इन्फॉर्मेशन दें अपनी आगे। जी जैजी साहब। अच्छा खैर, निगरान वजीर आजम के लिए 4 नाम फाइनल हुए थे, 2 नाम तो हमने डिस्कस किए, लेकिन जो तीसरा और चौथा नाम है, वो जो तीसरा नाम है वो असलम भूतानी का है, जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, और जो चौथे शख्स हैं वो हैं फवाद हसन फवाद जो है ये नवाज शरीफ के पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे और कहा जाता था कि तो यही तो सवाल है कि सबसे मेन चीज ये कि अगर ये आ गए तो आप सोचें फिर तो ये तो बस रहेंगे नहीं। मैं आपसे डिस्कस ये कर रहा था कि हुकूमत नहीं जाने वाली। जो फवाद हसन फवाद हैं और असलम भूतानी साहब हैं, इन 2 के नाम तो बस ऐसे ही हैं जैसे उन्होंने खानापुरी के लिए दे दिए हो कि जी 4 नाम दे रहे हैं तो बाकी 2 नाम वैसे ही आप दे दें ताकि खानापुरी जो है वो पूरी हो जाए। फवाद हसन फवाद जो है वो तो वैसे एक बाइस्ड आदमी है, तो उनके आने से तो साफ ये तासुर जाएगा कि ये निगरान ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं है बल्कि टेक केयर गवर्नमेंट है। टेक केयर जानेंगे, जो कॉलर बोलते हैं टेक केयर गवर्नमेंट, तो वो सही बोल रहे हैं ना। टेक ये है कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, वो शायद पहले साबिका सेनेटर रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार देखे जा रहे हैं वो सिर्फ अब्दुल हफीज शेख साहब ही देखे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका माशाल्लाह एक तो उन्होंने सारी पार्टियों में 5-5 साल लगाए हुए हैं, तो उनके तमाम पार्टियों के साथ ही बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, और फिर वजीर खजाना रहे हैं पीपल्स पार्टी के दौर में, उसके बाद मुशीर खजाना रहे, उसके बाद दोबारा पीटीआई के दौर में ये मुशीर खजाना रहे होगी। लेकिन मेरे ख्याल में इनको लेकर आए जो है इससे तो गवर्नर जो है साबिक गवर्नर, उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आप उनका तो नाम ही नहीं है, चांसेस कहां से आ जाएंगे? 4 ही तो नाम आए हैं।
चार नामों में आए मगर उन्होंने पांचवा शाहिद नाम खान अपनी तरफ अब्बासी से हैं पहले नंबर पे। चार नामों में चले मैं आपको चार नाम बताता जाऊं। चार नामों में शाहिद खान अब्बासी हैं पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे अब्दुल हफीज शेख हैं, तीसरे नंबर पे असलम मगर बोतानी हैं। अभी जैदी साहब ने कहा कि ये नाम सिर्फ ऐसे ही आए हैं, ये नाम हकीकत नहीं है, इनको फाइनल नहीं हुए ये नाम। लेकिन नामों में असर नजर आ रहा है। में कुछ भी हो सकता है, मैंने जो नाम बताया है जी। ये रखिएगा, हो सकता है सरप्राइज। वो भी तो बता रहे हैं। जी 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 साजिद साहब क्या कह रहे हैं आप? जोर से बोले। रजा बाकर आइंदा 5 साल के लिए वजीर आजम पाकिस्तान बनेंगे। रजा बाकर उनका नाम है। कौन, क्या नाम है? रजा बाकर। रजा बाकिर। ये तो बहुत देर से कह रहे हैं, बहुत दिनों से 3-4 दिन से यही कह रहे हैं कि रजा बाकर वो तो बनेंगे 5 साल गवर्नर के लिए। स्टेट बैंक है कि गवर्नर स्टेट बैंक है रजा बाकिर। जैदी साहब ने अभी कहा है कि ये सिर्फ नाम आए, ये फाइनल नहीं हुए, अभी फाइनल तो आएंगे। अभी तो आपको पता है ना, पहले भी आए थे 2, 4, 5 नाम के 4 रुकन नाम तजवीज हो गए, और तो उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। जी जनाब। क्या रजा बाकर बन सकते हैं? शाहिद साहब सही कह रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक के आदमी है, ये इंटरनेशनल। पहले भी साजिद साहब ने यही कहा था, लिख ले कोने पे रजा बाकर ही आएंगे। नहीं, ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा भी हैं और ये जो है उनकी मर्जी से काम भी करेंगे पाकिस्तान में। और ये जी तो पाकिस्तान में भी लोग उनको काबिल कबूल करेंगे, मतलब इनकी मर्जी के बगैर। तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि रजा बाकर अगर आ गए तो समझे फिर इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क के अंदर। आप ये सोच रहे हैं कि वो तो फिर इलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, वो तो समझे यही रहेंगे, फिर रजा बाकर ही रहेंगे। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी। जी, बाकर का नाम आता है तो फिर इसको, इस नाम को कोई हटा नहीं सकता, ये मैं आपको कह दूं। जी, क्योंकि ये इंटरनेशनल। और आपको शायद याद होगा ना कि अब तो एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया ना कि हमारा ही आदमी आएगा निगरां वजीर आजम। देखिए, हमेशा उन्हीं का आदमी ने आपको कॉल करके कहा? जी, मुझे कहा है, मेंशन किया है ये जैदी साहब को, और मुझे आई इन्फॉर्मेशन शायद आप लोगों के पास है। जी जैदी साहब क्या कहेंगे? मेरी बात यही है कि अगर रजा बाकर आते हैं तो पोजीशन या हफीज शेख दोनों एक ही कैटेगरी के बंदे हैं और एक ही जगह के आदमी हैं जी। और ये वो हैं जिन पे कोई सियासी जमात जो है ना क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकती। जो नाम देने वाले हैं वो नाम देंगे और अप्रूव भी करवाएंगे। जी, जैसे इलेक्शन कमिश्नर का नाम अप्रूव कराया था। अगर इकोनॉमिकल रिफॉर्म करवाने हैं इन्होंने, सब कुछ करने हैं, तो उसके लिए ये 2 नाम उनको सूट करते हैं, रजा बाकर और हफीज शेख। इसके अलावा कोई नाम नहीं आता। लेकिन अभी भी सरप्राइज हो सकता है इन दोनों नामों से हटके कोई नाम आ जाए। ये जो 5-6 नाम नहीं, इससे बात जो है बहुत कंफर्म रिपोर्ट है। आप नाम ऐसे मेरा भी दे दें, कोई मसला नहीं है। फवाद हुसैन का भी नाम आया था। फवाद हुसैन फवाद नाम जो है बहुत आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जो भी आज तक जो नाम आए ना, मैं ख्याल से इससे हटके होगा, सरप्राइज होगा। क्योंकि आज तक जो गवर्नमेंट की जो सियासत होती है, जो इनका चीज होती है, वो हमें दिखाते कुछ है, कागजों में कुछ और होता है। सही कह रहे हैं, दिखाते कुछ है, होता कुछ है, बताते कुछ है। जी जी, तो आप ये देखिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर टेक्नोक्रेट लेते हैं या बाहर से लेते हैं तो इसमें ये 2 नाम भारी नाम। एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि आपको पता है ना, पाकिस्तान में सियासी पार्टियों की कोई हैसियत है नहीं, हैसियत किसी और की है। तो अगर नाम कोई भी आए, ये सियासी पार्टियां कुछ भी कहें, अगर नाम कहीं और से आना है तो वहीं कहीं और से ही आएगा। ये सियासी पार्टी अपनी साख बचाने के लिए नाम फेंक रही है, जैसे जैदी साहब कह रहे हैं। अगर नाम कहीं और से आना है तो फिर कहीं और से ही आना है। अगर इन्होंने ये फैसला कर लिया है, तो आपने बता तो दिया कि नाम। जी, इन्होंने इसहाक डार का नाम डाल के ये कोशिश की थी कि क्या हम अपनी मर्जी का लेके आ सकते हैं या नहीं लेके आ सकते। जी, उसके जवाब में इतना बड़ा रिएक्शन आया कि एकदम ये बैकफुट पे चले गए। और इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन कमीशन जो आप कह रहे हैं कि आजाद है, उसने दूसरे दिन लेटर निकाल दिया कि नहीं जी, सियासी आदमी नहीं बन सकता। तो वो लेटर निकलवाना भी जानते हैं और नाम देना भी जानते हैं। जी, वो तो आजमाने के लिए देख रहे थे, ट्राई कर रहे थे कि देखें। सियासी जमातों ने कोशिश की थी कि देखें क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, हमारी मर्जी कहाँ तक भाई। अगले 5 साल तक इलेक्शन नहीं होगा, ये बात पेपर पे लिख लें। अल्लाह आपकी जबान मुबारक करे। मुझे कोई उसमें अफसोस भी नहीं होगा, कोई गम भी नहीं होगा इस पाकिस्तान के ऊपर। अगले 10 साल में तो मुझे कोई गम नहीं है भाई। कह रहे हैं कि मुजे कोई अफसोस नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा। बड़े अफसोस की बात है जैदी साहब कि आप कह रहे हैं कि मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। आपको अफसोस तो होना चाहिए। गरीब आवाम के लिए तो आप सोचें कम से कम। एटलीस्ट आप लोग तो अपने अपने पार्टियों को सपोर्ट करने के चक्कर में कह रहे हैं। मैंने किस पार्टी का साथ दिया आपसे? कौन सी पार्टी? नहीं, आप तो ऐसे लग रहे हैं ना कि आप तो मुल्क के लिए सोचेंगे। वो कह रहे हैं इलेक्शन नहीं
होंगे बल्कि कहें कि भाई इलेक्शन नहीं होंगे तो मुल्क का हालत क्या हो रही है इस वक्त? जिस मुल्क नहीं, बहुत बचत हो जाएगी। 3.5 साल में जो ये डकैती और रॉबरी हुई है तो उसको कवर अप भी तो करना है ना। एक ऐसी गैर सियासी लोगों को लाके ये लूटा हुआ जो अभी जो इतना बड़ा हादसे से लोग इतने जख्मी हो गए, जो हॉस्पिटल पहुंचे हुए अफगानिस्तान के लोग, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? दिमागी दिवालिया हो गया लोगों का, तो इससे बेहतर है ना कि सियासी लोगों को दूर किया जाए। चौथा, पाकिस्तान का जो मसले का हल जो है ना, वो एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जिसमें डिसीजन मेकिंग में कोई दूसरी पार्टी शामिल ना हो। जो उधर गया था, ये आपका और ये सैयद साहब का, मेरा और हम दोस्तों का हमारा माल था जो वहां पे गया है, उसने वहां पे टैक्सी चला के नहीं पैसे बनाए थे, ये हमारे ही पैसे थे, उधर जाते थे, वो बताए नहीं। उसके ऊपर 52 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ है। आपको क्यों समझ नहीं आती? कहाँ गया आपका इतना भी? नवाज शरीफ पे 52 करोड़ रुपए हो गया, वो क्यों? मैं अल्ताफ हुसैन को 52 करोड़ का जुर्माना हुआ है बरतानिया में आमदनी छुपाने पे, आपको पता नहीं है? यार हमें हम क्या करें यार, हो गया तो हम क्या करें भाई, हो गया होगा यार, हम क्या करें? कोई ढोल वोल बजाए, कोई मिठाई बांटे, क्या करें यार? अगर अल्ताफ हुसैन पे 62 करोड़ रुपए का जुर्माना हुआ है तो वो भी तो चीजें सामने लाई जाए ना, कि जो खुफिया फ्रॉड है, वो जो 5 अरब रुपए जमा हुए थे 4 घंटों के अंदर, उनकी तो कोई डिटेल दे दो कहीं। वो जो 400 नहीं अभी माली बन जाएंगे, अब ये हो जाएंगे। एक सेकंड होल्ड करें दोनों, एक सेकंड होल्ड करें। जी जनाब जी, आपको भी पता है ये सारे लोग मसला ये है कि जब तक तो बाकी जो चीज प्रॉपर्टियां इंग्लैंड में मिली है ना, जब तक आप चश्मा नहीं होता, वो बहुत ईमानदार थे। ये तो 3.5 साल में बहुत ईमानदार, उसने बहुत बेईमानी की। जो 82 से लगे हुए हैं उनका भी तो हिसाब दे देना। 30 प्रॉपर्टियां, ये बहुत ईमानदार है जी। 30 प्रॉपर्टियां तो इंग्लैंड में निकली है। बाकी ये जितने वजीर से फ्रूट स्टार, वो अपना जितने भी ये है घरों के घर हैं, इन्होंने कहा से इनकी लॉटरी निकली हुई है। और बाकी महाजन कराची के देखे, वो टीम की छतों में अभी तक रह रहे हैं। इन्होंने क्या किया था? आपकी बात Let me finish first. Then you start. 82 से लेके अब तक लगे हुए हैं। गरीब महाजनों को किया दिया, किसी को एक मकान भी इन्होंने बना के दिया। प्रॉपर्टियां जाके देखना जरा, इनके घर देखना जाके जरा। ये तो 30-40 ईयर में लोगों को पानी नहीं दे सके। सही है ना, आपकी बात सही है, आपकी बात 100% सही है, 100% सही है। थैंक यू सो मच। सुन लेना, अब सुन हाँ ना, सुन ले, को भी समझा देना। अब सुन लेना, अब सुने ना, मैं आपके हाथ पांव जोड़ के कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हैं कि MQM ने यही किया महाजरों के साथ, लेकिन खुदा के वास्ते इसने जो किया इसको क्यों तस्लीम नहीं करते आप? 250 असेंबली क्या कर सकते हैं? सुने ना जॉब करे ऑफिस में जाके तो 3 ईयर में पहला रेज नहीं मिलता आपको। लोगों के नाम तक याद नहीं होते ऑफिस के। पहले मैं इंग्लिश में बोलूं, लेट मी फिनिश। मैं इंग्लिश में बोलूं, लेट मी फिनिश। मैं बोलूं, लेट मी फिनिश। पहले मैं लेट मी फिनिश बोल दूं इंग्लिश में, शायद समझ में आ जाए आपके। तो भैया जब 250 MPA की जो सीटें थी पंजाब असेंबली में, और 400 आदमियों को आपने टिकट दे दिए 1-1 करोड़ रुपए लेके, वो पैसे भी तो पूछे वो कहाँ गए? 5 अरब रुपए आपने जमा किए थे, 2 रुपए ढीला नहीं लगाया आपने पाकिस्तान में। सुने ना मेरे भाई, सुने ना, सुनते क्यों नहीं है? पता नहीं कर देता हूँ, गौर से सुनूंगा। हाँ सुने, गौर से सुने, मैंने भी गौर से सुना है। जब आपने कहा लेट मी फिनिश बंद करके गौर से, तो अब मेरी भी तो सुन लेना। टीवी पे सुनेंगे ना वो जाके। जब आपने 5 अरब रुपए 2 घंटे में जमा किए थे, उसमें से एक 200 गज का किसी को घर बनाया, एक फोटो दिखा दें आप मुझे अपनी सोशल मीडिया पे। एक सोल्यूशन है,
वो जो सतीश भाई, एक मिनट, करोड़ बता रहे हैं, उसमें कर्जा है क्या चलते हैं? 62 करोड़ कह रहे हैं उनको। हाँ, तो ज्यादा मालूम हो। डेप्थ सोल्यूशन वाले होते हैं ना, वो 80% कर्जा माफ करा देते हैं आपका, और वो जो है बाकी महीना छोटी छोटी साथ में, तो वो उससे कंसल्ट करें, मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए ना, अल्ताफ, देखिए सईद भाई, अगर अल्ताफ हुसैन ने गलत किया है और तो दूसरे भी तो गलत कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर वो गलत भाई, आप 5 अरब रुपए का हिसाब मांग रहे हैं, आपने उस 5 अरब में से 1 पाई दी है? किस 5 अरब में से? जो इमरान खान को 5 अरब जो आप कह रहे हैं कि वो 5 अरब कहाँ गए, आपने मैंने दी, आपका राइट कैसे बनता है मेरे भाई? सुने ना, आपका सुने ना, आप जब आपसे मुराद, आप मुंह पे नहीं ले लीजिएगा, आप जब आपका मीडिया चिल्ला के भौंकता था कि 5 अरब जमा हो गए, फला ने 1 अरब दे दिए, 2 अरब रुपए दे दिए, और हम ये करेंगे वो करेंगे, तो सवाल तो उठता है नहीं उठता? बिल्कुल सही कहा। जब कितने मिनट में 5 अरब रुपए जमा किए थे इमरान खान ने कोरोना के अंदर? जब आप दुनिया को बता रहे हो। जी जनाब कहीं नहीं जाइएगा, मेरे साथ रहेगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। आप सबसे पहले मशरकी तहजीब की खूबसूरत दास्तान, बरसों से चली आ रही रिवायतों का पासबान, खुशबू और जायके का वही कदरदान, करते हैं हर खाने में अपने लज्जत का एहतमाम। हर पकवान है बेमिसाल, हर खुशबू है लाजवाब। कढ़ाई पॉइंट, जायका ऐसा कि दिल जीत ले। आज ही हमारे कढ़ाई पॉइंट तशरीफ लाएं और अपनी खुशियों को हमारे संग मनाएं। कढ़ाई पॉइंट, मेड विद क्वालिटी एंड फ्लेवर्ड विद पैशन। Welcome to City Pro Realty. We are 100% Canadian family-owned real estate brokerage. If you are thinking of buying or selling residential or commercial real estate, think of us. Call us. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our passion is real estate. Your success is our priority. Our commission plans to meet your budget. Your satisfaction is guaranteed. A family serving family. To search for sale properties and free reports, visit www.citypro.net. नाज़रीन गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरव्यू देख रहे हैं। बात शुरू हुई थी, अभी तो एक ब्रेक ले लिए चले गए थे, अब कंटिन्यू करें आप लोग जो बात कर रहे थे। जी, हम तो ये कह रहे हैं कि जिसने भी गलत करा है ना पाकिस्तान के खिलाफ, कुछ भी करा, उसको सजा मिलनी चाहिए। सही कह रहे हैं, जिसने किया उसको सजा मिलनी चाहिए और हकीकत में वो सजा का हकदार है पूरा। बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये कि इलेक्शन अगर होते भी हैं तो कोई आदमी जो है यहाँ पे दूध की नहर नहीं बहेगा। 50 अरब के इलेक्शन होंगे भाई, 50 अरब पाकिस्तान पे लगा दो, गरीब आवाम पे लगा दो। मैं तो बाकायदा से कहूंगा, बहुत अच्छी बात कही, मुझे अपना मुशीर बनाए, मैं देखे पाकिस्तान को कैसा सही करता हूँ। अरे 50 अरब के इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन तो हो जाने, लेकिन देखना ये है कि जो आने वाली जो गवर्नमेंट होगी, देखें जो बंदा भी इलेक्शन की कैंपेन करेगा, 3-4 पार्टीज हैं जो कि प्रोमिनेंट है, ठीक है, पीटीआई है, मुस्लिम लीग नवाज है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये सवाल पैदा होता है कि पीटीआई को मिलेगी नहीं मिलेगी। चले वो तो जरा सेकेंडरी बात होगी, लेकिन जरा बात ये है कि जब आप इलेक्शन की कैंपेन करेंगे, आप अवाम में जाकर इतनी वादे खाएंगे, इतने कस्में खाएंगे, उसके बाद जब कोalition गवर्नमेंट बनती है या सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, जब आप गवर्नमेंट लेंगे, जिस तारीख को आप वजीर आजम बनेंगे, काबीना हल्फ उठाएगी, उसके बाद जो 75,000 अरब का आपके ऊपर गर्दिशी कर्जा है, आपके पास उसको कवर करने के लिए क्या प्लान होगा? आपको दोबारा IMF प्लान में जाना है, आपको IMF के आगे दोबारा घुटने टेकने हैं, उसके लिए आपके पास क्या प्लान होगा? सऊदी अरब तंग आ चुके हैं आपको उधार दे के, चाइना जो है वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है क्योंकि उसके स्टेक्स फंसे हुए हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चल रहा है, उसकी वजह से वो भी कब तक आपका सहारा बनेंगे? तो जो नई गवर्नमेंट आएगी, इस वक्त जो सियासी अनार्की फैली हुई है, जो एक अनइवन सी सूरत हाल बनी हुई है, जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं आपस में सर जोड़ कर नहीं बैठ रहे, मिसाके मईशत के ऊपर किससे बात कर रहे हैं? कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही। तो इन सारी चीजों में जब भी कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो वो करेगी क्या? मैं आपको बता रहा हूँ ना,
आप कह रहे हो 50 अरब के इलेक्शन करा दो। पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं तकरीबन 35 से 40% लोग उसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है? नहीं 35-40% तो आपने बहुत ज्यादा बता दिया। 20-25%, 40%, 60% लोग तो घर से नहीं निकलते। अच्छा, वो 40% तो लोग घर से नहीं निकलते। अगर आप बता दें कि इमरान खान अगर नहीं खड़े होते, उनको टिकट नहीं मिलता, तो फिर कौन निकलेगा? नहीं निकलेंगे, लोग घरों में बैठे रहेंगे। तो आप सोचिए ना जी। मेरा पॉइंट यही है, 50 अरब के आप इलेक्शन करा रहे हैं, उसमें से वैसे 30-40% लोग निकलते हैं। अब आप पीटीआई और एमक्यूएम अल्ताफ को माइनस कर दें उसमें से, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शन तो 15%, 20% लोगों का हो गया इलेक्शन। राइट, तो 50 अरब के इलेक्शन है ही नहीं ना अभी जो कंडीशन है, तभी तो आपको नहीं लग रहा, इसलिए तो डर लग रहा है इन लोगों को इलेक्शन, इसलिए तो जा नहीं रहे इलेक्शन की तरफ। उनको पता है कि नहीं हो सकता कुछ भी। आवाम अभी बहुत परेशान है। या तो आप सब लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, सबको हिस्सा लेने दें। 50 अरब के नहीं, लेकिन एक टेररिस्ट को कैसे हिस्सा लेने दें? देखिए, आपने फिर कह दिया टेररिस्ट। मैंने आपको वाजे किया टेररिस्ट कहाँ से, जब तक खुद जावेद लतीफ साहब ने कह दिया कि जी ये तो बड़ी बड़ी हुकूमतों ने कराया, फिर आप टेररिस्ट कहते हैं। मेरी समझ नहीं आता चौधरी साहब, आपकी क्यों नहीं समझ में आ रही बात, क्यों नहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं? वो मीडिया पे आके खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे लोग हैं, दिमाग है ना वो इसराइल वालों ने ये बोरियों का काम करते रहे हैं, इसलिए इनके दिमाग में हर वक्त टेररिज्म है। इनको कोई नॉर्मल मैं ये कह रहा हूँ गलती इंसान से होती है। इस प्रोग्राम में कोई और बात कर रहा है, इसमें इनके टेररिस्ट की बात यही करेंगे, क्योंकि यही है कि आदमी साबित हुआ है तो बोलेंगे नहीं क्या? नहीं, साबित कहाँ से हो गया? साबित थी तो मेरे मतलब मैं हमेशा शो में यही कहती हूँ, कौन किसने साबित किया, क्या प्रूफ है आपके साथ ये बात का? मुझे प्रूफ दे, मैं चलाऊं चैनल के ऊपर, भाई ये प्रूफ है, ये सबूत है। कोई सबूत नहीं है आपके पास, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। आप आके हमेशा शो में यही बात करते हैं। मैंने कितनी दफा आपको मेंशन की ये बात, फिर आपकी समझ में नहीं आता। बगैर सोचे समझे कैसे बोल सकते हैं आप? भाई हमले किए सब इनके लोग पकड़े। वो तो हालात वाकयात के बाद बता रहे हैं। आपके बराबर में साहब बैठे में इन्होंने बता दिया, इनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि जब मैं चला जाऊं अगर पकड़ ले तो ये करना, और क्या रह जाता है? उनके बयानिया को लेकर आप कैसे कह सकते हैं? सवाल ये पैदा होता है। मैं तो ये कहता हूं, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल में, पाकिस्तान के मफाद में अगर किसी से गलती भी हो गई है तो उसको दिल बड़ा करके आप माफ करें सबको। नहीं, हम तो तैयार है, लेकिन अब मान लिया है, इन्होंने मान लिया है इमरान खान साहब ने, अब हल्की हल्की जो है माफी मांगेंगे, हो सकता है कि इनको इजाजत मिल जाए। मान तो लिया इन्होंने। नहीं है यार, आप पाकिस्तान से माफी मांग रहे हैं, आप किसी से माफी थोड़ी मांग रहे हैं। आप माफी मांगे, सब लोगों को, आप पाकिस्तान से माफी मांगेंगे, और जो है क्या नाम है, इलेक्शन में सबको मौका मिले, और जो जीते। साजिद साहब, एक सेकंड, मैं साजिद साहब से पूछती। साजिद साहब जी, हेलो जी, हेलो जी बहन जी। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि चौधरी साहब की इस बात से आप एग्री करेंगे कि टेररिस्ट इमरान खान को हमेशा आके कहते हैं टेररिस्ट है इमरान खान? मेरी बहन, मैंने तो देखे चौधरी साहब को बुरा लग जाता है कि ये चूरन बेचते हैं। हम तो इस वजह से इनको बातें सुनाते हैं, झगड़ा करते हैं कि हमारे को टास्क मिला हुआ है कि ये कौन एक वाहिद चौधरी है जो एमक्यूएम वाला बना हुआ है, ये क्यों एमक्यूएम में बड़े चौधरी है भाई। देखा सैयद साहब को पता है कि और जाहिदी साहब को भी पता होगा कितने चौधरी हैं एमक्यूएम ने। भाई आपके ये जो पंजाब जो है ना, पूरा पंजाब जो है अल्ताफ हुसैन के साथ हो गया, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं दिल्ली में। ये अतीक जो थे ये लाहौर। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे एमक्यूएम की लोग बहुत ज्यादा उसके हैं यहाँ पर फॉलोइंग एमक्यूएम की। अगर अभी आप सोचेंगे अल्ताफ हुसैन को लेकर आया जाए पाकिस्तान के अंदर, जो तैयार करके ला रहे थे, तो शायद हो सकता था इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है वो थोड़ी कम हो जाती। नहीं, लेकिन वो इमरान फर्क पड़ता, बहुत फर्क पड़ता अगर अल्ताफ हुसैन को लाते। पर अल्ताफ हुसैन ने इतनी बड़ी बड़ी शरारतें रख दी आने के लिए कि उन लोगों ने फिर कहा कि नहीं, आप वहीं रहे, यूके में ही रहे, आप नहीं आ सकते। जैदी साहब क्या कहेंगे आप इस बात पे? जैदी साहब को भी पता है सब चीजें। समीना, मैंने आपको पहले कहा था कि उनकी शराइत जो है ना वो कबूल नहीं है, कबूल नहीं है जी। और इसमें भी कोई यही तो बता रही हूँ कि बड़ी बड़ी शराइतें रख दी, वरना लाने की तैयारी कर ली थी उन लोगों ने। डिसाइड कर लिया था कि इमरान खान के मुकाबले पे करने के लिए अल्ताफ हुसैन को ही लाया जाएगा। उन्होंने बुरे वक्तों के लिए देख लिया है कि बुरे वक्त में वो काम आ सकता है,
और एक बात मैं बताऊं कि हमारे यहाँ 4 बड़ी अभी भी आप सोचिए कुछ भी हो सकता है अभी भी। अगर जैदी भाई देखें, जैदी भाई आधी बात करते हैं, पूरी बात तो शर्तें जैदी भाई कहते हैं, उसमें सबसे पहली शर्त पता है क्या है? कि जो पागल खाना हो वो इतना साफ सुथरा हो कि मैं उसमें गाने भी गा सकूं, उसके अंदर मैं डांस भी कर सकूं। अब ये आप जो है ना, अब बात को खराब करने वाली बात है, आप जो चाहे कर लो, लेकिन हकीकत को आप नहीं ठुकरा सकते। आप हकीकत को, खबर है, चाहे वो, ये बात जैदी साहब ने सही कहा कि आप हकीकत को नहीं झुठला सकते, ये हकीकत है, इसको तस्लीम करें कि ये जो बड़ी ताकतें हैं वो तैयार कर रही थी अल्ताफ हुसैन साहब को लाने के लिए। देखें आपकी बात सही है कि वो एक मिनट, आपकी बात सही है कि वो गाने गाता है, पागल खाना बड़ा करना चाहिए, साफ करना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है, चलो मैंने मान लिया। लेकिन जिस तरीके से वो दूसरा पागल रोजाना अभी तक वजीर आजम बना हुआ है, पीछे से दोनों झंडे नहीं हटा रहा और खिताब ऐसे करता है ना, मैं तो कह रहा हूँ ना, तो ऐसे ही ऐसे वैसे ये साजिद साहब ने ये बात भी सही कही, वो दिलों में राज कर रहा है, अवाम के दिलों में राज कर रहा है वो। अब आप ये देखे ना, अगर वो 2 झंडे लगा कर, साजिद साहब वो 2 झंडे लगा के अगर वज़ीर आज़म बना हुआ है तो लोग उसको वज़ीर आज़म तस्लीम कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसके व्यूअर्स लिखते हैं उसके लिए, उसकी मिलियंस की फॉलोइंग है। आप सोचिए अगर नहीं होगी तो वो फिर 2 झंडे लगाना भी उसके बेकार है, कोई नहीं सुनेगा तो 2 झंडे बेकार है। अब मेरी बात तो सुन ले। हाँ सुनाई बात, और साजिद साहब की भी बात पूरी हो गई तो बोलूंगा मैं। चले हो गई बात, नहीं आपने कहा ना 2 झंडे लगा के, तो फिर इस पे मुझे बोलना पड़ा मजबूरन, वरना मैं जी सुन लेना, अगर वो कुछ करोड़ लोगों के दिलों में बसते हैं, वजीर आजम है उनके दिलों में अभी तक, तो अभी तक उसका भी वोट बैंक है जिसको कह रहे हैं कि पागल खाने में। नहीं बिल्कुल, मैंने तो बोला ना आपके सामने, कहा कि उनकी भी तैयारी थी, ये मैंने कहा आपको। जी बीच में बोलती क्यों, बात क्यों नहीं होने देती? अरे मैंने जब आपने कहा कि ये क्यों गए तो मैंने आपको बताया कि मैंने आपका ही फेवर लिया था जब साजिद साहब बोल रहे थे, तो मैंने उसी वक्त कहा था हैदराबाद में क्लीन स्वीप कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, आप है ना, आप कुछ भी कर लें, हाँ कुछ भी कर लें, सही कह रहे हैं, चाहे वो पागल हो, चाहे वो गाने गाता हो, चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल सही कहा। आप सभी उसके दीवाने थे। नहीं वो गाना आप सब उसके दीवाने थे, ठीक है। और आज भी उसके दीवान, जिस तरीके से आप लोगों की आंखें खुल के इमरान खान के साथ हैं शऊर आने के बाद, इसी तरीके से जो लोग उसको पसंद करते हैं आंखें खुलने के बावजूद उसको पसंद करते हैं। और उसने कई दफा सबूत कर दिया, जब लोग बैलेटिंग वहां पे हो रही है, कम वोट मिल रहे हैं, तो उसके कहने पे बाइकाट हो रहा है, ये किसी और का नहीं है। और 2 दिन में उसने अपना टेम्पो दिखाया। कह दिया आपसे कि उसके कहने पे बाइकाट हो रहा है, आपसे किसने बोल दिया? जो तो आपसे किसने बोल दिया कि वो पागल हो गया? आपको आगे बताया लोगों ने? मुझे, मैं तो भाई मंडे को आप प्रोग्राम कर ले इस बात पे कि अल्ताफ हुसैन पागल हो गया नहीं हो गया, आप देख लीजिएगा कितने कॉलर आते हैं। आप एक दफा ऐलान करवा दें कि हाँ हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि लोग किसको कितना पागल कहते हैं। पागलों वाली हरकत कर रहा है, जो बातें आप करते हैं, जो बातें आप करते हैं, जो कहते हैं सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा। अरे मेरे साजिद भाई, आप सच तो बोलो। एक सेकेंड, मेरी बात तो यही सच हो गई कि चौधरी साहब पागल हो गए। देखे आप, सबसे बड़े पागल चौधरी साहब हो गए। आप एक सेकंड, ये भी आए थोड़ा बोलने के लिए। जी बात को जब अल्ताफ हुसैन नया आया है ना, एमक्यूएम बनी है, तो ये अल्ताफ इमरान खान से इसकी पॉपुलेशन को कम नहीं थी, पंजाब सारा इसके पीछे था। 78% पाकिस्तान की आबादी है वो महाजरों की है। इन्होंने गलती की कि 2 गेट की मस्जिद कराची में हैदराबाद में बचा के बैठ गए। अगर सारे पाकिस्तान के महाजर ये अपने साथ लगाते हैं ना, तो अब इनको ये देना देखना पड़ता। अल्ताफ हुसैन को इमरान खान से कम नहीं था, वो उतना ही पॉपुलर लीडर था जितना इमरान खान है आज। इनकी सबसे बड़ी गलती है हाँ देखा, ये इन्होंने लियाकत साहब ने भी तस्लीम कर लिया कि वो पॉपुलर लीडर था। बात सही है। इनको जहाँ से अमेरिका से इसके लिए फंड जाया करते थे, जो पंजाबी भेजा करते थे, वो जो अपना नसीम साहब थे बड़े बड़े चश्मों वाले, वो कलेक्ट किया करते थे। ये तो आप कहते हम अल्ताफ हुसैन की बात हो गए तो हम एमक्यूएम से नफरत करते हैं। हम मेरे घर में 60 मेंबर है, जिसमें से 45 कराची से, उनको एक लफ्ज नहीं आता पंजाबी का बोलना। 50 साल के बाद भी वो पंजाबी नहीं सीख सके, यहाँ अमेरिका में रहते हुए। ये लोग कहते हैं कि हम नफरत करते हैं, दूसरी चीज से ये करते हैं, नहीं।
ऐसा नहीं था, सबके सब एनएसके साहब के साथ थे, लेकिन उनकी गलतियों की वजह से ये देना है। अल्लाह अजीम अहमद तारिक भाई को अगर शहीद नहीं करते ना तो अल्ताफ हो जाएगा। नाम तक लेने वाला कोई नहीं होता। ये जैदी साहब भी जानते हैं, ये बात सैयद साहब भी जानते हैं कि जमीन आसमान का फर्क था दोनों के दिमाग में, अजीम अहमद तारिक शहीद में और अल्ताफ हुसैन में। अल्ताफ हुसैन बोलिए क्या कह रहे हैं? अजीम अहमद तारिक तो बहुत अजीम आदमी था भाई, आपको मालूम होगा कि कितना अजीम था वो, लेकिन उसके कारनामे एमक्यू वालों से जाके पूछो कि वो कितना अजीम था। जो अल्ताफ हुसैन को पसंद करते हैं उसको पसंद नहीं करते। हाँ, तो इसलिए कि जिस तरीके से मेरी जान चले जी, बहुत ज्यादा बहस हो गई। आप लोग का बहुत शुक्रिया, तमाम कॉलर का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। दानिश आपका भी बहुत शुक्रिया। बस जाते जाते ये कहेंगे वे बहुत अच्छा सा वीकेंड है, बहुत अच्छे से वीकेंड गुजारिए, अपनी फैमिली के साथ गुजारिए, हैप्पी वीकेंड। और जाते जाते ये कहेंगे खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही इंशाल्लाह मंडे फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।